गोल्डन लायन एरिना के लॉकर रूम में अनगिनत अलग अलग लॉकर रूम हैं और हर लॉकर रूम में एक लॉकर है। बाहर की शान की तुलना में ड्रेसिंग रूम बहुत ही खराब लग रहा था। वेंटिलेशन तो अच्छा नहीं है ही, साथ ही बहुत अंधेरा भी है और लाइटिंग का कोई सामान भी नहीं है, जिससे चेंजिंग रूम और भी अंधेरा और सीलन भरा हो जाता है। स्पैरिंग को हथियार से लड़ाई और बिना हथियार के लड़ाई में भी बांटा गया है। चेन म्यू ने इस बार हथियार से लड़ाई में हिस्सा लिया। इस तरह की ग्लैडिएटोरियल लड़ाई के लिए पूरे कवच की जरूरत होती है और चेन म्यू ने जल्दी से नाइट का कवच पहन लिया, जिसमें नाइट का हेलमेट भी शामिल था। चेन म्यू ने अपनी सांस को आसानी से एडजस्ट किया और उनका शरीर अपने आप सांस लेने के तरीके को ऑपरेट करने लगा। इस समय चेन म्यू ने पाया कि वह नर्वस नहीं था, बल्कि बस अजीब तरह से एक्साइटेड था। नंबर 16, अब आपकी बारी है। नंबर 12 रिंग विरोधी ग्रिजलीज है। नौकर की तरह कपड़े पहने एक आदमी ने चेन म्यू के लॉकर रूम का दरवाजा जोर से बंद किया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। कुश्ती में भाग लेने के लिए साइन अप करने के बाद चाहे वह कोई भी हो, एक नंबर होगा और चेन म्यू इस अटेंडेंट के मुंह में नंबर 16 है। चेन म्यू ने अपनी बंद आंखें खोलीं और नीली आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। चेन म्यू को बाहर आते देख अटेंडेंट ने चेन म्यू को लापरवाही से देखा। चेन म्यू का पतला रूप देखकर उसकी आंखों में सहानुभूति की झलक दिखी। मैं तुम्हें अखाड़े में ले चलूंगा। स्पैरिंग मैच जिंदगी और मौत की लड़ाई के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी कभी तुम गंभीर रूप से घायल हो सकते हो। अगर तुम हार गए तो बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके हार मान लो। चेन म्यू को लीड कर रहे अटेंडेंट ने सामने से धीमी आवाज में बात की। उसे लगा कि चेन म्यू एक गरीब अमीर आदमी है, इसलिए उसने कुछ और बातें कहीं। चेन म्यू ने भी सामने चल रहे अटेंडेंट की तरफ हैरानी से देखा और कहा, थैंक यू। अटेंडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे चेन म्यू को नंबर 12 रिंग की ओर ले गया। जब चेन म्यू अखाड़े में पहुंचा तो वहां पहले से ही भारी कवच पहने एक बड़ा आदमी संगमरमर के अखाड़े पर खड़ा था। वह बड़ा आदमी बहुत लंबा था, रिंग पर एक विशालकाय की तरह सीधा खड़ा था, चेन म्यू से एक सिर लंबा। चेन म्यू ने अपने हेलमेट के नीचे थोड़ा सा मुंह बनाया। वह स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति से डरता नहीं था, लेकिन जब उन्होंने रजिस्टर किया तो उन्होंने वेट रजिस्टर किया और जाहिर है कि उनका अपोनेंट उनके जैसे हैवीवेट में नहीं था। उन्हें लगा कि एरिना को इतनी छोटी सी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर यह एरिना की वजह से नहीं था तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी कि उसके सामने वाला मजबूत आदमी भले ही लंबा था, लेकिन उसकी नाइटहुड उसके जितनी नहीं थी। वह पीक क्वासीनाइट के तौर पर रजिस्टर्ड था, इसलिए उसके सामने खड़ा ताकतवर आदमी पीक क्वासीनाइट नहीं होगा। आखिरकार वजन का अंदाजा लगाने के अलावा स्पैरिंग में विरोधियों को पूरी ताकत के आधार पर भी चुना जाएगा। मैदान में कदम रखने के बाद चेन म्यू ने पाया कि कई लोगों की नजरें मैदान पर टिक गई थीं। बेशक विलियम जो आगे बैठा था वह भी इसमें शामिल था। जिन दर्शकों ने रिंग देखी वे आहें भरने लगे, क्योंकि चेन म्यू और ग्रिजलीज के बीच का अंतर बहुत ज्यादा लग रहा था। लायन हार्ट बनाम ग्रिजली बेयर, स्पैरिंग मैच में लोगों को मारना मना है। अगर एक पक्ष सरेंडर कर देता है तो दूसरा पक्ष रुक जाएगा। ग्लैडिएटोरियल लड़ाई शुरू होती है रेफरी के आदेश के साथ। ग्रिजली भालू जो बहुत भारी भरकम दिख रहा था, उसने सबसे पहले हमला किया। उसने चेन म्यू के साथ गोल गोल घूमने का फैसला नहीं किया, बल्कि बहुत तेज स्पीड से चेन म्यू के पास पहुंचा और हाथ में लिए एपी से चेन म्यू के सिर पर निशाना साधा। मेटल के कवच से आवाज आई और दो नाइट की तलवारों से मेटल के टकराने की तेज आवाज आई। यहां तक कि देखने के प्लेटफॉर्म पर बैठे दर्शक भी इस आवाज को साफ सुन सकते थे। ग्रिजली की आंखों में गंभीरता का भाव था। उसे इस तलवार की ताकत का पता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने आराम से खड़ा पतला लड़का उसे रोक देगा। हाँ, इस ग्रिजली भालू की ताकत मुझसे कहीं कम है। जब मैं एक पीक क्वासीनाइट था, चेन म्यू ने मन में सोचा। एक टक्कर से चेन म्यू ने ग्रिजली भालू की ताकत का अंदाजा लगा लिया। जब चेन म्यू पीक क्वासीनाइट थे तब उनकी फिजिक एट्रीब्यूट 2.2 थी, इसलिए यह ग्रिजली बेयर सिर्फ 1.8 है। अगले ही पल चेन म्यू ने अपनी ताकत को ग्रिजली भालू के बराबर कर लिया और अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार से ग्रिजली भालू की छाती पर वार कर दिया। भले ही उनके पास नाइट आर्मर है, लेकिन स्पैरिंग के लिए भी पॉइंट्स हैं, नहीं तो एक साइड लड़ाई के आखिर तक हार नहीं मानेगी। लेकिन ग्रिजली के पास बहुत अनुभव है और उसके हाथ में लंबी तलवार के एक घुमाव से चेन म्यू का वार रोक दिया गया। टेस्ट के बाद दोनों तेजी से मैदान में चक्कर लगाने लगे और हमलों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई। दोनों ने एक दूसरे के पूरे शरीर पर हमला करने की कोशिश की। मैदान पर मेटल के टकराने की आवाजें गूंज रही थीं, जो देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठे दर्शकों के कानों में गूंज रही थीं। हाँ, मैं सही जगह पर आया हूँ। अंदाजा है कि यहाँ हर कोई लड़ने की स्किल्स में कमजोर नहीं है, जिससे मुझे अपनी असल लड़ने की काबिलियत को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। एरिना में हालात तेजी से बदल रहे थे और ग्रिजलीज को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका अपोनेंट नहीं बल्कि वो खुद पहले थक गए थे। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, एक भारी आवाज सुनाई दी और इस समय चेन म्यू की नाइट तलवार ग्रिजली के नाइट हेलमेट से सिर्फ आधा सेंटीमीटर दूर थी। अगले ही पल व्यूइंग प्लेटफॉर्म से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और चेन म्यू ने उनके बीच अपना निकनेम सुना। अच्छा लगना। चीख पुकार के बीच चेन म्यू ने धीरे से लंबी तलवार रख दी। उसके चांदी जैसे सफेद नाइट आर्मर पर एक हल्की चमक बिखरी हुई थी जो चकाचौंध कर देने वाली थी।
विलियम जो व्यूइंग प्लेटफॉर्म की अगली लाइन में बैठा था, उसकी आंखों में भी इस समय मुस्कान थी। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत चैप्टर 13 पहले से सोची समझी उकसावे की कोशिश और जिंदगी मौत की लड़ाई चैप्टर 13 पहले से सोचा हुआ उकसावा और जिंदगी और मौत की लड़ाई। आगे पढ़ने के लिए गोल्डन लायन एरिना में रईसों के आराम करने के लिए एक खास कमरा है। चेन म्यू और विलियम इन दिनों गोल्डन लायन एरिना में रहते थे। दिन में चेन म्यू हमेशा की तरह 3 स्पैरिंग मैचों में हिस्सा लेंगे। ऐसा नहीं है कि वह और गेम्स में हिस्सा नहीं लेना चाहता, बल्कि एक सख्त नियम है कि हर व्यक्ति एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 गेम्स में हिस्सा ले सकता है। चेन म्यू की असल लड़ने की काबिलियत तेजी से बढ़ रही है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। विलियम को भी उसकी प्रतिभा पर आश्चर्य हुआ। आजकल गोल्डन लायन एरिना में लायन हार्ट निकनेम बहुत मशहूर है। आखिरकार चेन म्यू ने 16 स्पैरिंग मैचों में हिस्सा लिया है और अब तक एक भी नहीं हारा है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में अपना आर्मर उतार दिया और चेन म्यू ने फिर से अपना कोट पहन लिया। ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलें और गोल गलियारे में चलें। चेन म्यू, जिसने अभी अभी एक स्पैरिंग मैच में हिस्सा लिया था, कुछ खाने जा रहा था। अगले ही पल चेन म्यू की तरफ आ रहे व्यक्ति ने उसे देखा ही नहीं और उसका कंधा हैरानी में चेन म्यू के शरीर से टकरा गया। चेन म्यू ने भौहें चढ़ाई और अनजाने में ही बच गया, लेकिन वह सीधे टकरा गया। जब दोनों कंधे टकराए तो एक दबी हुई आवाज आई। जानबूझकर चेन म्यू ने यही सोचा था। उसने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ थोड़ा उदास चेहरे से देखा। मैं तुम्हें पहचानता हूं, हाल ही में मशहूर हुए लायन हार्ट। यह कैसी बकवास है। यह एक ऐसी चाल है जो सिर्फ बच्चे ही खेल सकते हैं, खासकर तुम्हारे जैसा छोटा लड़का। उस आदमी की बुराई बिल्कुल भी छिपी नहीं थी। उसकी आवाज और आंखों में साफ नफरत थी। चेन म्यू को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने खुद से पूछा कि गोल्डन लायन एरिना में आने के बाद से उसने किसी को नाराज तो नहीं किया। उन्हें यह भी नहीं लगता था कि वह ऐसे हीरो हैं जिन्हें सड़क पर चलते हुए मासूमियत से उकसाया जा सके। आखिरकार बहुत समय हो गया है और ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई। उसके सामने खड़ा आदमी साफ तौर पर उस पर निशाना साध रहा था। यह पहले से तय था और इसका मकसद उसे भड़काना भी था। चेन म्यू का सबकॉन्शियस रिएक्शन यह था कि क्या पिछले कुछ दिनों में उनकी जीत का सिलसिला कुछ लोगों के इंटरेस्ट को छू गया है। छोटे लड़के, अपनी माँ को देखो। अगर तुम में जिंदगी और मौत के मैदान में चलने की काबिलियत है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह देखकर कि चेन म्यू ने कुछ नहीं कहा, उदास चेहरे वाले आदमी ने सोचा कि चेन म्यू डर गया है, इसलिए उसका लहजा और भी कठोर हो गया। यह सुनकर चेन म्यू को ठंड लग गई। उसके दिल में अनजाने में ही एक ठंडा, जान से मारने का इरादा जाग उठा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन वैसा ही रहा, क्योंकि उसके दिल में उसके सामने वाला आदमी पहले से ही मरा हुआ है, चाहे उसके पीछे कोई भी हो। इस समय तक वह पहले ही यह कन्फर्म कर चुका था कि उसके सामने खड़ा आदमी सिर्फ उसे उकसाने के लिए था और उसका मकसद जाहिर है कि उसे जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल होने देना था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, चेन म्यू की सपाट आवाज निकली। उसने यह दिमागी तौर पर बेवकूफी भरा सवाल नहीं पूछा कि तुम्हें किसने भेजा है, क्योंकि इस आदमी के पीछे का आदमी चाहता था कि वह जिंदगी और मौत की लड़ाई में हिस्सा ले, इसलिए चेन म्यू ने उसे अजीब तरह से ऐसा करने दिया। मुझे बस यह नहीं पता कि उसके पीछे जो व्यक्ति है वह इसके नतीजे झेल पाएगा या नहीं। चेन म्यू ऐसे इंसान नहीं हैं जिनसे बदला लेने में 10 साल लग जाएं, और वे खुद भी जेंटलमैन नहीं हैं। वह जिस सिद्धांत का पालन करते हैं वह यह है कि सुबह से लेकर रात तक जब बदला लेना हो बदला लिया जाए। यह देखकर कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है, उस आदमी ने उसे उकसाना जारी नहीं रखा, बल्कि उसकी आंखों में दया थी। मुझे उम्मीद है कि रिंग में तुम्हारी मुट्ठी तुम्हारे मुंह जितनी सख्त होगी। जाहिर है चेन म्यू कोई जल्दबाजी में आकर जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए सीधे तैयार होने वाला बेवकूफ नहीं था, बल्कि उसने पहले विलियम से संपर्क किया और उसे बताया कि क्या हुआ था। यह सुनने के बाद विलियम के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया और चेन म्यू के जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल होने के लिए मान गया। लेकिन चेन म्यू, जो विलियम के बहुत करीब था, विलियम में बदलाव को साफ महसूस कर सकता था। माहौल एक पल में ठंडा हो गया। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम था या नहीं, लेकिन चेन म्यू को हवा में खून की गंध भी आ रही थी। अगर चेन म्यू को यह बताना होता कि विलियम इस समय कैसा दिखता है तो चेन म्यू को लगता कि यह एक अकेला भेड़िया होना चाहिए, एक अकेला भेड़िया जो निशानों से ढका हो। जो कुत्ते काटते हैं वे भौंकते नहीं हैं, और भेड़िए भी नहीं। भेड़िया बिना कुछ कहे आपके शरीर का सारा मांस चबा जाएगा और फिर आपकी हड्डियां चबा जाएगा। चेन म्यू विलियम का निकनेम वुल्फ नाइट नहीं भूले। युवा मालिक, आप जाइए, मैं व्यूइंग प्लेटफॉर्म से देखूंगा, चिंता मत करो। जिंदगी और मौत की लड़ाई का नतीजा सिर्फ उसकी मौत हो सकती है, कोई दूसरा नतीजा नहीं है। उस इंसान के पीछे जो इंसान है, हे। विलियम हल्के से मुस्कुराया। बोलते समय उसने अपनी जीभ से अपने दांतों के बीच की जगह को चाटा। जिंदगी और मौत की लड़ाई किसी स्पैरिंग मैच से अलग नहीं होती। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज्यादा मुश्किल होता है, बल्कि आपको जिंदगी और मौत के सर्टिफिकेट पर अपना नाम भी साइन करना होता है। अपना नाम साइन करने के बाद चेन म्यू बिना कुछ कहे ड्रेसिंग रूम में लौट आया। भारी कवच पहनने के बजाय उन्होंने अपना कोट उतार दिया और अनोखी पोशाकें पहन ली जो जीवन और मृत्यु को दिखाती हैं।
इस तरह के कपड़ों में शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नंगा होता है, बिना किसी सुरक्षा के। और जिंदगी और मौत की लड़ाई में मैदान पर हथियार नहीं लाए जा सकते, इसलिए चेन म्यू सिर्फ अपनी मुट्ठियों पर ही भरोसा कर सकता है। चेन म्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लड़ाई की यादें एक एक करके उसके दिमाग में उभरने लगीं। चेन म्यू की हैंड टू हैंड कॉम्बैट में काबिलियत तीरंदाजी से भी ज्यादा है और वह पूरी तरह से काबिलियत लेवल तक पहुंच गई है। धीरे से उसने मुंह से गंदी हवा निकाली, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक आग जलती रहती थी जिसे वह किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकाल सकता था। आसमान छूती ताकत और उसे दबाने की लड़ाई ने असल में चेन म्यू के दिल में कुछ खालीपन पैदा कर दिया। अगर इन बातों को लंबे समय तक बाहर नहीं निकाला जा सका तो इसका असर चेन म्यू की आत्मा पर भी पड़ेगा। यह ऐसा है जैसे अगर किसी व्यक्ति को अचानक पावर मिल जाए तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल तबाही, क्राइम और गुस्सा निकालने का होगा। चेन म्यू की पिछली जिंदगी में एक कहावत थी, बैन तोड़ने के लिए मार्शल आर्ट का बहादुरी से इस्तेमाल, जो इसी स्थिति के बारे में है। और सिमुलेटर से चेन म्यू में जो शक्ति आई वह असल में अचानक मिली थी, न कि उनकी रोजाना की प्रैक्टिस से। इसलिए चेन म्यू के मन में यह आइडिया कमोबेश आया होगा। असल में इस जिंदगी मौत की लड़ाई के लिए राजी होने का एक कारण है। इस आदमी के अचानक उकसाने के बिना भी चेन म्यू इन 2 दिनों में जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए तैयार हो सकता है। लॉकर रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई और एक सम्मानजनक आवाज अंदर आई। मिस्टर लायनहार्ट, आपको इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में तीसरे रिंग में भेजा गया है और आपके विरोधी मिस्टर सिकल हैं। चेन म्यू ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला, सिर हिलाया और अटेंडेंट के पीछे पीछे चली गई। लायनहार्ट, उसने जिंदगी और मौत की लड़ाई में हिस्सा क्यों लिया? क्या वह हमेशा स्पैरिंग बैटल में हिस्सा नहीं लेता था? मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक दूसरे से लड़ना और मरते दम तक लड़ना, ये 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। यह लायनहार्ट तो बस एक पल की बात लगती है। वह अच्छी हालत में है, मुझे नहीं पता कि वह बिस्तर पर है या नहीं। जब चेन म्यू जिंदगी और मौत की लड़ाई दिखाने वाले मैदान में खड़ी हुई तो स्टेज पर मौजूद दर्शक तुरंत थोड़ा शोर मचाने लगे। क्योंकि चेन म्यू कई दिनों से जीत के लिए मुकाबला कर रहे थे, इसलिए कई दर्शकों पर लायनहार्ट निकनेम वाले चेन म्यू का गहरा असर पड़ा। अनगिनत लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जैसे वे एक दूसरे के चेहरे पर कुछ देखना चाहते हों। क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं है, इसलिए चेन म्यू इन लोगों की बातें अपने आप सुन सकता है। चेन म्यू ने अनजाने में आगे की लाइन में विलियम को देखा। विलियम शांत चेहरे के साथ आगे बैठा था और जब उसने चेन म्यू को अपनी ओर देखते देखा तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। चेन म्यू ने अपनी नजर हटा ली और फिर से अपने सामने खड़े अंधेरे आदमी पर नजर डाली। जरूर यह पहले से सोचा हुआ जिंदगी और मौत का संघर्ष है। आपको पता होना चाहिए कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में विरोधी रैंडम होते हैं। इस आदमी ने अभी उसे उकसाया था, लेकिन जिस दुश्मन के साथ उसने जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए साइन किया था वह ठीक यही आदमी था। अगर चेन म्यू छिपकर काम नहीं करता तो उसे यकीन नहीं होता। उसके सामने वाले आदमी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे कि उसकी योजना सफल हो गई हो। चेन म्यू को देखना एक शिकारी के अपने शिकार को देखने जैसा है। इस समय चेन म्यू ने भी मुस्कुराकर मुस्कुराया। मुस्कान में अजीब और क्रूरपन का भाव था। मैं शिकार हूं? चलो देखते हैं कि तुम एक शिकारी मेरे नुकीले दांत रोक सकते हो या नहीं। दोपहर में चैप्टर 2 को फॉलो अप करने की कोशिश कर रहा हूं। इस अध्याय का अंत चैप्टर 14 वर्ड पंचिंग और हॉरर, चैप्टर 14 क्रॉस पंच और टेरिबल। आगे पढ़ने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई स्पैरिंग फाइट से अलग होती है। आपको नियम समझाने के लिए कोई रेफरी नहीं होता। जैसे ही जीवन और मृत्यु के संघर्ष की शुरुआत की ध्वनि सुनाई दी। चेन म्यू की स्पीड बहुत तेज थी। बिना किसी लालच के उसने दरांती सिर पर मार दी। हवा और क्रेन की आवाज से कोई भी इस पंच की ताकत का अंदाजा लगा सकता है। ओह, मांसपेशियों के टकराने की आवाज आई और सिकल को अपनी बाह में तेज दर्द महसूस हुआ। क्या महान शक्ति है! उसका रंग अचानक बदल गया और उसके चेहरे से नफरत गायब हो गई। चेन म्यू की ताकत और चेन म्यू के बारे में उसके फैसले के बीच एक गंभीर गलती थी, लेकिन वह परेशान भी नहीं था। अनगिनत जिंदगी और मौत की लड़ाई के अनुभव ने उसे तुरंत शांत कर दिया। उसकी हर हरकत बहुत खतरनाक हो गई और उसने चेन म्यू की आंखों, कानों और प्राइवेट पार्ट्स पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके हमले बहुत खतरनाक थे। ये ऐसे हिस्से हैं जिनकी रक्षा करना उन लोगों के लिए आसान नहीं है जो नग्न युद्ध से परिचित नहीं हैं, लेकिन दरांती स्पष्ट रूप से गलत व्यक्ति की तलाश में है। चेन म्यू कोई हैरान नौजवान नहीं है जिसे कुछ समझ ना आए, बल्कि चेन म्यू की लड़ने की स्किल्स भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी वह खुद है। चेन म्यू की मसल्स साफ दिख रही थीं और उसकी मसल्स ऐसे उभरी हुई थीं जैसे वह सांस ले रहा हो। दोनों के बीच हरकतें धीरे धीरे तेज होने लगीं। मार्बल रिंग पर पैरों के चलने की आवाज तेज हो गई। बूम 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 हाथापाई की आवाज गूंजती रही। 1 चाल, 2 चाल, 3 चाल, हर चाल पर चेन म्यू ने बहुत तेज गति से हमला किया। पहले तो दरांती को रोकना आसान था, लेकिन जैसे जैसे उसने ज्यादा हरकतें की उसकी हरकतें धीरे धीरे थोड़ी धीमी हो गईं। लेकिन चेन म्यू की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया। जोरदार मुक्का बिना रहम के दरांती के जीवन द्वार पर लगता रहा। चेन म्यू दरांती से नाराज था। उसे लगा कि शिकारी और शिकार की पोजीशन उल्टी हो गई है। अब वह एक चूहे की तरह है जिसे बिल्ली छेड़ रही है।
क्रॉस पंच अगले ही पल सिकल उसके दिल में दहाड़ा। जो हर समय बचाव कर रहा था, उसने लड़ाई के गैप में एक पंच मारा। इस मुक्के से हवा में भी धमाके जैसी आवाज आई। चेन म्यू को लगा कि दरांती से मुट्ठी हिल रही है। क्वासी नाइट स्किल्स, हाँ यह सही है। इस तरह की नाइट स्किल जो स्पिरिट के बजाय सिर्फ स्किल पर निर्भर करती है, उसे क्वासी नाइट स्किल कहा जाता है। चेन म्यू द्वारा मास्टर किया गया लायन हार्ट स्लैश भी एक क्वासी नाइट स्किल है। लेकिन दरांती, जो जिंदगी और मौत के मैदान में एक अजय आखिरी चाल है, असल में चेन म्यू पर कोई असर नहीं करती, क्योंकि उसे नहीं पता था कि चेन म्यू पहले से ही एक ऑफिशियल नाइट था। चेन म्यू को सीधे मुक्के से उससे टकराते देख सिकल के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन एक पल के लिए उसके हाथ की तेज आवाज और तेज दर्द जो सीधे उसके दिमाग में गया, उसने अपनी खुशी आसमान में उछाल दी। क्या हाथ की टूटी हड्डी की वजह से वह डरावनी चीखने लगा। इस समय व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर इस जीवन मरण की लड़ाई को देख रहे दर्शक और भी ज्यादा उत्साहित थे। अभी अभी एक अनोखी चाल चली जो सिकल की तरह लग रही थी। उसने जोर से मुक्का मारा, लेकिन शेर के दिल ने उसे इतनी आसानी से झेल लिया और सिकल घायल हो गया। यह कैसे हो सकता है? यह एक नाइट स्किल है। क्या ऐसा हो सकता है कि लायन हार्ट के अभी के पंच में भी कुछ कहने को हो? काफी चर्चा हुई और विलियम भी, जो आगे की लाइन में आने ही वाला था, फिर से रिलैक्स हो गया। दूसरे लोग इसे नहीं देख सकते, लेकिन विलियम इसे साफ साफ देख सकता है। चेन म्यू के इस कदम के लिए कोई खास वजह नहीं थी, यह बस ताकत से कुचलने जैसा था। चाहे आप कितने भी हुनरमंद क्यों न हो, मैं इसे अपनी पूरी ताकत से तोड़ दूंगा। क्या नेचुरल ताकत इतनी मजबूत है? यंग मास्टर की नेचुरल ताकत थोड़ी अजीब लग रही है। वापस जाकर मास्टर से पूछो। आम मुक्कों से क्वासी नाइट स्किल्स को कुचलने की ताकत अब एक फॉर्मल नाइट के बराबर हो गई है। इसलिए विलियम के मन में कुछ शक था। आप नहीं हो, अगर देखने के प्लेटफॉर्म पर बैठे लोग बस एक नजर डालें तो चेन म्यू का दुश्मन दरांती सबसे साफ महसूस होगा। चेन म्यू पक्का कोई क्वासी नाइट नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि उसने 10 साल से ज्यादा समय तक इस क्रॉस पंच को बेहतर बनाया है। वह खुद सबसे अच्छे से जानता है कि यह कितना शक्तिशाली है, और एक औपचारिक नाइट भी उसे इस चाल से खुश नहीं कर सकता। उसने अनजाने में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन चेन म्यू, जो उसका मतलब समझ गया था, ने उसे बोलने नहीं दिया। शरीर के पास अपरकट, टूटे हाथ वाला दरांती उसे रोकना चाहता था, लेकिन चेन म्यू की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए वह फिर भी थोड़ा धीमा हो गया। अगले ही पल चेन म्यू के अपरकट से उसका जबड़ा टकरा गया। शरीर सीधे कई मीटर दूर जा गिरा। जमीन पर पड़े पड़े खून की धार फूट पड़ी और मार्बल की अंगूठी पर खून की छोटी छोटी बूंदों में बदल गई। इस समय तक चेन म्यू ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी, लेकिन क्या वह दरांती छोड़ देगा? जाहिर है नहीं। चेन म्यू आगे बढ़ा और उस भयानक दरांती पर सवार हो गया। मुझे मार डालो लड़के, कमीने, कचरा। इस समय सिकल का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। यह जानते हुए कि वह जी नहीं सकता, उसने चेन म्यू को बातों से परेशान करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि वह आसानी से मर सके। लेकिन चेन म्यू ने साफ तौर पर उसे वह नहीं करने दिया जो वह चाहता था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। अगले ही पल उसका भारी मुक्का सिकल के गाल पर लगा। चेन म्यू ने दरांती के कई दांत उसके मुंह में घुसा दिए और वह उसे थूक नहीं सका, बल्कि केवल निगल सका। खून फैलने लगा और चेन म्यू ने सिकल के गाल पर एक के बाद एक मुक्के मारने शुरू कर दिए। सिकल का मुंह टूटा हुआ था, उसके होंठ बाहर निकले हुए थे और खून बह रहा था। उसके अनगिनत दांत टूट गए और निगल गए। सिकल की आंखों से नफरत बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और अब उसकी आंखों में सिर्फ डर ही दिख रहा था। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद दर्शक अब और नहीं देख पा रहे थे। यह इस बात को दर्शाता है कि नफरत किस हद तक विरोधी के सारे दांत तोड़ देना चाहती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। वो घोंसला मार दो। इस समय दरांती में पहले वाला घमंड नहीं था और उसकी आंखों में बस भीख और दया की भीख थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उस महान व्यक्ति के लिए जीवन भर की मुक्काबाजी का अंत इस तरह होगा। चेन म्यू की आंखें अभी भी ठंडी और शांत थीं। अगले ही पल भारी मुट्ठी फिर से बाहर निकली, जिससे दरांती का आखिरी दांत टूट गया। अब तक चेन म्यू ने 17 बार मुक्का मारा है और दरांती के मुंह में कुछ नहीं था, सिर्फ कीमे का एक टुकड़ा था। चेन म्यू ने फिर से अपनी मुट्ठी उठाई और जमीन पर पड़ी दरांती ने देखा कि इस बार चेन म्यू की मुट्ठी हवा में लटकी हुई थी। उसकी आंखों में जो विनती थी वह गायब हो गई और राहत की नजर में बदल गई। एक भारी मुक्का दरांती के माथे पर पड़ा, सामने की हड्डी टूटने की आवाज आई और खून बिखर गया। चेन म्यू उठा, दरांती से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और चुपचाप अपनी मुट्ठी से खून पोंछा। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों पर भी बहुत सारा खून लगा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसका नहीं था। खून के धब्बे का मालिक अब मर चुका है और उसकी मौत भयानक है। सिकल के चेहरे पर कोई अच्छा मांस नहीं बचा था और चेन म्यू के मुक्कों से वह मर गया। शेर का दिल जीतता है। चेन म्यू की जीत की घोषणा करने वाले अटेंडेंट की आवाज भी उस समय थोड़ी कांप रही थी, इस डर से कि कहीं चेन म्यू पागल न हो जाए और उसे पीट पीट कर मार न डाले।
जीत की खबर सुनकर चेन म्यू का चेहरा वैसा ही रहा और उसने धीरे से खून से सना कपड़ा दरांती के चेहरे पर फेंक दिया। व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर कुछ पलों की शांति के बाद आसमान में चीखें और जयकारे गूंजने लगे। शेर दिल, शेर दिल, चेन म्यू का नाम अनगिनत महान दर्शकों ने जोर जोर से चिल्लाया। उनकी आंखों में कट्टरता की झलक थी। यहां आए ज्यादातर दर्शक म्यू की आंख के थे। इसमें कोई शक नहीं कि चेन म्यू ने इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में न सिर्फ सिकल को हराया बल्कि अनगिनत दर्शकों को भी जीत लिया। जहां तक उस दरांती की बात है जो इस जिंदगी और मौत की लड़ाई में दुखद रूप से मर गई, किसी को परवाह नहीं होगी। दरांती कौन है? माफ करना, मैं तुम्हें नहीं जानता। बेशक, दरांती के पीछे बैठे तथाकथित बड़े आदमी को छोड़कर। चारों ओर चिल्लाहट और खुशी की आवाज सुनकर चेन म्यू ने निराशा की सांस ली। इस समय उन्हें लगा कि वे पहले कभी नहीं देखे गए हैं। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत चैप्टर 15 फैमिली स्लेयर और चियूजान चैप्टर 15 फैमिली डेड और रेड मून स्लैश आगे पढ़ने के लिए अपने सामने गंभीर विलियम को देखकर चेन म्यू ने भौहें चढ़ाई। अब यहां से चले जाओ। क्या यह मामला इतना गंभीर है? चेन म्यू की आवाज में शक की झलक थी। शुरू में उन्हें लगा कि यह जिंदगी और मौत की लड़ाई इसलिए थी क्योंकि गोल्डन लायन एरिना में एक अमीर आदमी उनकी जीत की लय को समझ नहीं पा रहा था या इससे कुछ अमीर लोगों के फायदे पर असर पड़ रहा था। लेकिन जांच से वापस आए विलियम ने उन्हें अलग खबर दी। मास्टर, इस घटना के पीछे एक से ज्यादा लोग हैं। गोल्डन लायन एरिना के अंदर भी कुछ लोग भ्रष्ट हो गए हैं और आपके खिलाफ यह जिंदगी मौत की लड़ाई पूरी तरह से पहले से तय है। विलियम की आवाज गंभीर थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ उलझी हुई भावनाएं लग रही थीं। विलियम बिना किसी कारण के किसी पर शक नहीं करेगा। उसने कहा कि चेन म्यू जानता था कि विलियम को कुछ सुराग जरूर मिले होंगे। तो चेन म्यू ने आगे नहीं पूछा, बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। लेकिन चेन म्यू मूर्ख नहीं था, वह विलियम की आवाज से कुछ सुन सकता था। क्या यह आप हैं, मेरे बड़े भाई जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला? चेन म्यू ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। चेन म्यू को बस एक ही बात याद आ रही थी जिससे विलियम इमोशन हो सकता था। वह थी असली मालिक की बड़ी बहन निकोला वीजली, जिनसे वह इस दुनिया में आने के बाद कभी नहीं मिला था। चेन म्यू को अपने सामने कुछ उलझे हुए चेहरे के साथ देखकर विलियम को लगा कि कहीं वह बहुत आगे तो नहीं निकल गया। यह बात छोटी या बड़ी कही जा सकती है। उसे कुछ बातें पता चलीं, लेकिन उसने ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया। चेन म्यू की सुरक्षा के लिए ही उसे पहले चेन म्यू को वापस भेजना होगा और फिर मास्टर से निर्देश मांगकर जांच जारी रखनी होगी। जहां तक उनके लहजे में मुश्किल भावनाओं की बात है, तो वह असल में इस बात पर दुख जता रहे थे कि किसी ने शेर को मारने की हिम्मत की। उसे अचानक समझ में आया कि चेन म्यू ने उसकी बात गलत समझ ली है। जैसे ही उसका दिमाग घूमा, उसे समझ आ गया कि चेन म्यू क्या सोच रहा था। तो कुछ व्यंग्यात्मक मुस्कान, मास्टर, आप गलत समझे हैं। मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए मुझे पहले आपको वापस भेजना होगा। इस मामले का सबसे बड़े यंग मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। वह इतनी जल्दी यह सोच पाया, इसका कुछ लेना देना इस गोल्डन लायन एरिना से है, क्योंकि यह गोल्डन लायन एरिना गोल्डन लायन परिवार की युवा मास्टर निकोला वीजली के इंचार्ज हैं। लेकिन निकोलस वीजली 2 साल पहले ही किंगडम जा चुके थे और अब कोई और एरिना का इंचार्ज है। कुछ दिन पहले निकोलस ने कैपिटल से मास्टर को एक लेटर भेजा था और विलियम चेन म्यू के बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि चेन म्यू के बड़े भाई का इस घटना के पीछे हाथ नहीं हो सकता। तो भले ही उन्हें पता था कि यह कहना थोड़ा ज्यादा होगा, फिर भी उन्होंने यह कहा। वह नहीं चाहता था कि चेन म्यू उसके बड़े भाई की कुछ बातों की वजह से उसे गलत समझे। चेन म्यू ने आश्चर्य से विलियम की ओर देखा। उनके आश्चर्य का कारण स्वाभाविक रूप से यह था कि विलियम उनके विचारों को इतनी आसानी से समझ सकता था। साथ ही उन्होंने राहत की सांस भी ली। भाईचारा वह नहीं है जो चेन म्यू खुद देखना चाहते हैं। अपने पहले वाले की याद में उनके सबसे बड़े भाई बचपन से ही उनके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। क्योंकि अर्ल आर्थर के इलाके में बहुत सी चीजें हैं, इसलिए उनकी मां की मौत के बाद उनके सबसे बड़े भाई पिता और भाई दोनों की भूमिका निभा रहे हैं। चेन म्यू को यह भी पता था कि वहां एक उलोंग है और उसे शक था कि उसका बड़ा भाई एक यात्री की समझदारी के आधार पर अनजाने में शक कर रहा था। रिएक्ट करने के बाद मुझे यह भी एहसास हुआ कि मेरे विचार कितने भरोसे लायक नहीं थे। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू विलियम के पीछे गोल्डन लायन एरिना के रेस्टिंग एरिया से बाहर निकल गया और एरिना के बाहर चला गया। वह समझ गया कि विलियम उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था। आखिरकार पर्दे के पीछे के लोग अब मार्केट के बाहर भी खतरनाक चालें चल रहे हैं, लेकिन विलियम का इरादा जरूर पर्दे के पीछे के लोगों से उसका चेहरा फाड़ने का होगा। यह सच है कि वह एक महान योद्धा है, लेकिन कौन जानता है कि पर्दे के पीछे के लोग भी एक महान योद्धा या शूरवीरों का एक समूह भेजेंगे। अगर सिर्फ वही होता तो उसे बिल्कुल चिंता नहीं होती। भले ही वह 3 महान शूरवीरों को हरा न पाता, फिर भी वह भाग सकता था। लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती और उसे चेन म्यू की रक्षा करनी है। तो अब विलियम के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पहले चेन म्यू को वापस भेजा जाए। जहां तक जांच के पीछे के लोगों की बात है, वे निश्चित रूप से चेन म्यू की सुरक्षा के पीछे हैं। गाड़ी में विलियम ने अभी भी गार्ड और ग्रूम की भूमिका निभाई।
दूसरी ओर चेन म्यू गाड़ी में एक किताब पकड़े बैठा था और एक एक करके पन्ने पलट रहा था। माहौल बहुत शांत था, न तो विलियम और न ही चेन म्यू ने बात की। लेकिन अचानक चेन म्यू को कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ में किताब बंद कर ली और अनजाने में अपने शरीर के निचले हिस्से को स्थिर कर लिया। अगले ही पल गाड़ी अचानक रुक गई। विलियम बहुत स्थिर होकर रुका और चेन म्यू भी तैयार था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह डगमगाया नहीं। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? विलियम, जो सामने बैठा था, ने धीमी आवाज में कहा। उनका लहजा इतना ठंडा कभी नहीं रहा जितना अब है। एक ऐसा माहौल जिसे साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था, एक पल में दर्शकों पर छा गया और मारने का इरादा पूरे इलाके में फैल गया। अगर विलियम उस दिन चेन म्यू की साजिश की खबर सुनकर जमीन पर रेंगने वाला अकेला भेड़िया था, तो अब वह अपने नुकीले दांतों और खुले मुंह वाला भेड़िया राजा है। छिपकर चालें चलना ठीक है, लेकिन गोल्डन लायन परिवार के नाम वाली गाड़ी को खुलेआम रोकना अब कोई आम बात नहीं है। यह गोल्डन लायन परिवार के सिर पर सवार गंदगी है, एक ऐसा परिवार जो सैकड़ों सालों से राज्य में खड़ा है। दशकों से किसी ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, और आज ऐसा है। गाड़ी के सामने रुके दर्जनों लोगों ने विलियम की बातें सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दिया, न ही कोई जवाब दिया और न ही कोई इमोशन दिखाया। ऐसा लगता है कि 1 दर्जन से ज्यादा रोबोट हैं, जो सभी एक ही सांचे में बने हैं। परिवार मारा गया, विलियम का दिल बैठ गया। उन्होंने जल्दी से इन लोगों की पहचान का अंदाजा लगा लिया। एक छोटे परिवार में परिवार को खत्म करने वाला इंसान नहीं बन सकता, ऐसे इंसान को बचपन से ही बनाना चाहिए। यह दुर्लभ इंसानी भावना परिवार के प्रति वफादार शूरवीर की तलवार की तरह है। यह एक इंसान से ज्यादा एक औजार है। असल में गोल्डन लायन परिवार के भी परिवार के सदस्य हैं। विलियम इन लोगों की पहचान इतनी जल्दी इसलिए कर पाया क्योंकि उसने परिवार के मरे हुए सैनिकों को खुद ट्रेनिंग दी थी। वह इस तरह के लोगों से बहुत परिचित है। विलियम को भी उम्मीद नहीं थी कि पर्दे के पीछे के लोग इतनी तेजी से काम करेंगे, और वे अपने रास्ते अच्छी तरह जानते थे। वह तुरंत समझ गया कि पर्दे के पीछे के व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से आसान नहीं थी, और जो सुराग उसे मिले थे वे शायद दूसरों को जानबूझकर मिले होंगे। विलियम का इरादा चेन म्यू को एस्कॉर्ट करने के लिए ज्यादा लोगों को नहीं लाना था। आपको पता होगा कि जब वह और चेन म्यू गोल्डन लायन एरिना से निकले थे, तो उन्होंने एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए दर्जनों अलग अलग गाड़ियों का इंतजाम किया था। लेकिन फिर भी इसे रोक लिया गया, सिर्फ 2 वजहों से। पहली बात तो यह है कि पर्दे के पीछे के लोगों को पूरी तरह पता है कि विलियम किस रास्ते से जाने वाला है, और दूसरी बात यह है कि दर्जनों गाड़ियों को रोका गया है। विलियम को नहीं पता था कि कौन सी बात है, लेकिन दोनों में से कोई भी अच्छी खबर नहीं थी। ये मरे हुए लोग बिल्कुल भी नहीं हिले। वे विलियम के पहले हिलने का इंतजार कर रहे थे, और उनका टारगेट शुरू से आखिर तक चेन म्यू था। उनका काम किसी भी तरह से चेन म्यू को मारना था, इसलिए जाहिर है कि वे सीधे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगले ही पल विलियम ने एक चाल चली। चांदी जैसी सफेद नाइट की तलवार तुरंत लाल रोशनी की एक परत से ढक गई। नाइट कौशल लाल चंद्रमा स्लैश असली नाइट स्किल्स। एक महान शूरवीर की शूरवीरता का हुनर पूरी तरह से मारने के इरादे से फूट पड़ा। लाल रोशनी में लिपटी लंबी तलवार एक लाल पूरे चांद में बदल गई, जो गाड़ी के सामने मरे हुए कई सैनिकों की ओर बढ़ रही थी। बस एक पल में दोनों सिर आसमान में उड़ गए। खून बिखरा हुआ था, लेकिन इन मरे हुए लोगों की हरकतें भी बहुत तेज थीं, और बचे हुए 8 लोगों में से 7 ने एक पल में विलियम को घेर लिया। गाड़ी पर झपटने के लिए सिर्फ एक आदमी बचा था, और उसका टारगेट गाड़ी में बैठा चेन म्यू था। विलियम का सबकॉन्शियस रिएक्शन शक था, लेकिन उसके हाथों की हरकतें फिर भी नहीं रुकी। विलियम को घेरने वाले लगभग नाइट लेवल के मरे हुए लोगों और उसे मौत के घाट उतारने में ज्यादा फिक्र नहीं है। बिना एक और सांस लिए विलियम ने एक ही सांस में सभी 7 लोगों के सिर आसमान में उड़ा दिए। लेकिन जो मछली उसकी आंखों के सामने से जाल से फिसल गई, वह उससे भी ज्यादा तेजी से फट गई। सामान्य परिस्थितियों में यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जो मछली जाल से फिसली थी वह ज्यादा से ज्यादा एक ऑफिशियल नाइट थी, और उसकी स्पीड उससे बहुत अलग कही जा सकती थी। परिवार के मरे हुए योद्धाओं में ऑफिशियल नाइट सबसे निचले लेवल के ऑफिशियल नाइट हैं, यहां तक कि कुछ बहुत टैलेंटेड क्वासी नाइट से भी कम। विलियम अभी थोड़ा हैरान था, क्योंकि मरे हुए सैनिकों ने उसे मौत के घाट उतारने के लिए घेर लिया था, और वह चेन म्यू की रक्षा करने जाने से पहले अपने आसपास के मरे हुए सैनिकों को पूरी तरह मार सकता है। लेकिन कोर्ट पर हालात उसकी सोच से बिल्कुल अलग थे, और युवा मास्टर अपनी ही एक छोटी सी गलती की वजह से खतरे में पड़ गया था। विलियम की पुतलियां तुरंत लाल हो गईं। उसके पैरों के नीचे की स्पीड तुरंत बढ़ गई, और उसने अपने जीवन के बीज पूरी तरह से उड़ा दिए। इस समय उसे कुछ समझ आ गया था। उनका रास्ता जाने और तैयार रहें। जादूगर औषधि। विलियम मन ही मन दहाड़ा, और उसने तुरंत अपने हाथ में नाइट की तलवार फेंक दी। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत। चैप्टर 16 पोशन और विजार्ड म्यूचुअल एड एसोसिएशन। चैप्टर 16 पोशन और मैजिक म्यूचुअल एड एसोसिएशन। आगे पढ़ने के लिए नाइट की तलवार तुरंत लाल रोशनी में बदल गई। यह एक पल में मरे हुए आदमी की छाती में घुस गया। लेकिन मरे हुए आदमी की छाती पर एक काली रोशनी चमकी, और वह तुरंत नहीं मरा। अगले ही पल गाड़ी में धमाका हुआ, और अनगिनत तख्ते बिखर गए, जिससे गाड़ी के अंदर चेन म्यू दिखाई दिया।
चेन म्यू शांत दिखे और उन्होंने अपने हाथ में पहले से पकड़ी हुई नाइट तलवार को धीरे से बाहर निकाला। माथे पर खंजर चुभते हुए चेन म्यू की आंखों में कोई घबराहट नहीं थी और वहां सिर्फ झील जैसी शांति थी। चांदी की रोशनी चमक उठी। अर्धनाइट कौशल लायनहार्ट स्लैश। विलियम, जिसका दिल पछतावे और गुस्से से भरा हुआ था, उस समय उसकी आंखों में बस यही चमक थी। मरे हुए आदमी की आंखों में भी हैरानी दिख रही थी। उनमें जरा भी इमोशन नहीं होता और बहुत ज्यादा मूड बदलने पर भी वे थोड़ा इमोशन दिखाते हैं। यह सोचा जा सकता है कि इस समय मरे हुए आदमी का दिल कितना तेजी से धड़क रहा होगा। चांदी सफेद रंग के नाइट की तलवार मरे हुए आदमी के गले में घुस गई और खून बहने लगा। मरा हुआ आदमी सिर्फ देख सकता था क्योंकि टॉक्सिन से भरा खंजर चेन म्यू के बहुत करीब था, लेकिन वह और करीब नहीं जा सका। अगले ही पल विलियम आया और उसने मरे हुए आदमी की छाती में फंसी लंबी तलवार निकाल ली। एक और तलवार ने सीधे मरे हुए आदमी को आधा काट दिया। वह जगह खून से लथपथ थी और जादूगर अगर इस समय आता भी तो मरे हुए आदमी को नहीं बचा पाता। मास्टर, मैं, विलियम शर्मिंदा लग रहा था और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। यह दृश्य देखकर चेन म्यू ने विलियम को टोका, योर एक्सेलेंसी विलियम, यह आपकी गलती नहीं है। पर्दे के पीछे के लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा तैयार हैं। वैसे उसने विलियम की मदद की। चेन म्यू ऐसा इंसान नहीं है जो शुक्रगुजार होना जानता हो। अगर इस हमले में विलियम नहीं था तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि यह हमला उसी ने भेजा है। हालांकि यह विलियम का कर्तव्य है। चेन म्यू विलियम की दयालुता को नहीं भूलेगा, चाहे वह कैसी भी हो। यह जीवन बचाने वाली कृपा भी है। यह ऐसा है जैसे आपका कोई सबॉर्डिनेट हो। क्या आप भूलते नहीं कि आपके सबॉर्डिनेट ने आपकी जान बचाई थी? चेन म्यू की समझ देखकर विलियम की आंखें और भी आभारी हो गईं और उसका चेहरा थोड़ा शांत हो गया। अब जब कुछ हो गया है तो गुस्से से कुछ हल नहीं होगा। विलियम ने कहा, मास्टर, जिस मरे हुए आदमी ने अभी आप पर हमला किया था उसने एक औषधि ले ली है। इस तरह की चीज सिर्फ जादूगर या जादूगर के ट्रेनी ही तैयार कर सकते हैं। गोल्डन लॉयन परिवार को निशाना बनाने वाले पर्दे के पीछे के व्यक्ति की पहचान निश्चित रूप से आसान नहीं है। इस समय विलियम को अब यह नहीं लगता था कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति केवल चेन म्यू को ही निशाना बना रहा था। आखिरकार इतनी बड़ी लड़ाई का निशाना गोल्डन लॉयन परिवार ही होने की पूरी संभावना है। चेन म्यू ने कुछ देर सोचा, यह जानते हुए कि यह सीन सिमुलेशन में मौजूद नहीं है। वह जानता था कि असल में कुछ व्यवहार बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करेंगे और फिर सिमुलेशन में जीवन से उसका संपर्क टूट जाएगा। इस बार बटरफ्लाई इफेक्ट का कारण क्या था? चेन म्यू ने कुछ देर सोचा और समझ गया। जाहिर है यह गोल्डन लॉयन एरिना की ट्रिप थी। आपको पता होना चाहिए कि तीसरे सिमुलेशन में चेन म्यू कभी भी गोल्डन लॉयन एरिना में नहीं गया था, इसलिए यह घटना नहीं हुई। लेकिन असल में वह गोल्डन लॉयन एरिना गया था। सिमुलेशन में जीवन का रास्ता अलग होता है, इसलिए जाहिर है कि बाद में आप जो अनुभव करेंगे वह भी सिमुलेशन से अलग होगा। योर एक्सेलेंसी विलियम, क्या ऐसा हो सकता है कि पर्दे के पीछे किसी ने गलती से यह दवा ले ली हो? किंगडम में कोई जादूगर नहीं है। कहा जाता है कि सबकॉन्टिनेंट की बंजर जमीन पर बहुत कम जादूगर आते हैं। चेन म्यू ने धीरे से कहा और अपना सवाल पूछा। यह सुनकर विलियम ने अपना सिर हिलाया और चेन म्यू के विचार को अस्वीकार कर दिया। अगर दवा सिर्फ गलती से मिल गई तो पर्दे के पीछे के लोगों को दवा की 1 दर्जन से ज्यादा बोतलें तैयार करनी होंगी। आखिरकार चेन म्यू के साथ अलग अलग दिशाओं में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चल रही थीं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह हमला साफ तौर पर पहले से प्लान किया गया था। इन मरे हुए लोगों की पक्की चाल से यह देखा जा सकता है कि उन्हें पक्का यकीन था कि चेन म्यू इसी डिब्बे में था। यह तरीका जादूगर के जादू टोने से बहुत मिलता जुलता है। विलियम, जो जादूगरों से अनजान नहीं था, उसके मन में एक जादूटोना था जिसे उसके प्रशिक्षु जादूगर कर सकते थे। यह 0 रिंग विचक्राफ्ट ट्रैकिंग है। तो विलियम ने कहा, मास्टर, चूंकि बात हो चुकी है इसलिए मैं अब आपसे कुछ राज नहीं छिपाऊंगा। वैसे भी देरसवेर आपको पता चल ही जाएगा। हालांकि चेन म्यू का रुतबा ऊंचा है, लेकिन वह अर्ल का दूसरा बेटा है, अर्ल नहीं, इसलिए अगर कोई उसे नहीं बताता तो उसे कुछ जानकारी नहीं पता होती। वांग गोमिंग में सच में कोई जादूगर नहीं है, लेकिन चुपके से एक जादूगरों का आपसी मदद करने वाला एसोसिएशन है। इस आपसी मदद करने वाले एसोसिएशन का खास नाम पता नहीं है, लेकिन इसका लीडर एक असली तीसरे लेवल का जादूगर अप्रेंटिस है। यह सुनकर चेन म्यू चौंक गया। एक 3rd लेवल विजार्ड अप्रेंटिस? ऐसा इंसान एक बंजर राज्य में आपसी मदद करने वाली सोसाइटी क्यों बनाएगा? यह बहुत ही अनुचित है। चेन म्यू की बातें गलत नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि तीसरे लेवल का जादूगर अप्रेंटिस पहले से ही जादूगर के अंडर सबसे मजबूत होता है। भले ही विजार्ड कॉन्टिनेंट पर स्टेटस कम न हो, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति आमतौर पर तीसरे लेवल के विजार्ड अप्रेंटिस तक आगे बढ़ने के लिए विजार्ड मेडिटेशन करता है, उसकी उम्र कम से कम 200 साल होती है। अगर ऐसा कोई सच में चेन म्यू के परिवार से निपटना चाहता तो यह अंडे को पत्थर से छूने जैसा होता, और गोल्डन लायन परिवार जरा भी विरोध नहीं करता। जब विलियम ने चेन म्यू की बातें सुनी तो उसने बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसे कैसे पता था कि ये जादूगर क्या सोच रहे थे?
लेकिन वह बकवास नहीं करता था। सीक्रेट विजार्ड म्यूचुअल एड सोसाइटी के राज्य के ज्यादातर रईस यह बात अच्छी तरह जानते थे। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है युवा मास्टर, मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूं। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति विजार्ड्स म्यूचुअल एड एसोसिएशन नहीं होगा। असल में इस विजार्ड म्यूचुअल एड एसोसिएशन की राज्य के अमीर लोगों के बीच अच्छी रेप्यूटेशन है। ज्यादातर ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे किसी को कहीं से कोई जंगली जादूगर का प्रशिक्षु मिल गया होगा। इस बार जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं मास्टर से पूछूंगा कि क्या मुझे पता है कि गोल्डन लायन परिवार को कौन टारगेट कर रहा है। चेन म्यू ने यह सुनकर सिर हिलाया और जवाब देना जारी नहीं रखा। जब विलियम ने जंगली जादूगर का जिक्र किया तो चेन म्यू के मन में एक इंसान का ख्याल आया। यह सही है, यह जंगली जादूगर का प्रशिक्षु था जिसने चेन म्यू के पार जाने से पहले असली मालिक पर श्राप दिया था। लेकिन इस बार चेन म्यू ने ज्यादा ध्यान से सोचा। उसे हैरानी हुई कि क्या पर्दे के पीछे के लोगों ने उसके जाने से पहले ही गोल्डन लायन परिवार के खिलाफ अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अगर उस समय असली मालिक ने जादूगर के प्रशिक्षु को नाराज किया था तो यह भी एक प्लान था, तो यह सब एक साथ जोड़ा जा सकता है। आखिरकार अगर चेन म्यू यहां नहीं आए होते तो इस समय असली मालिक चेन म्यू पहले ही मर चुके होते। लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि पिछले सिमुलेशन में जादूगरों की कोई परछाई नहीं है। अगर यह पहले से प्लान किया गया होता तो क्या वे और भी ज्यादा पागल नहीं हो जाते अगर उन्हें पता चलता कि चेन म्यू श्राप से बच गया है जैसा कि अब है। वह इसका पता नहीं लगा सका, यहां तक कि चेन म्यू जिसकी मानसिक शक्ति आम लोगों से ज्यादा थी वह भी इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने बस इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। आखिरकार कुछ ही दिनों में सिमुलेशन की एक नई संख्या होगी और सिमुलेशन में सब कुछ साफ हो जाएगा। चेन म्यू और विलियम अपने घोड़ों पर सवार हो गए। इस समय गाड़ी में लोगों के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वे केवल एक साथ घोड़े पर सवार होकर जल्द से जल्द गोल्डन लायन परिवार के पास लौट सकते थे। सफेद घोड़ा तेजी से भाग गया और घोड़े के खुरों के नीचे धूल उड़ने लगी। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत चैप्टर 17 फैमिली सीक्रेट्स और काले कपड़ों वाला ताओइज्म सोसाइटी चैप्टर 17 फैमिली सीक्रेट्स और ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग द वे। आगे पढ़ने के लिए एक आलीशान कमरे में तेज रोशनी टिमटिमा रही थी। उस छोटी गोल मेज पर उस समय 3 लोग बैठे थे। चेन म्यू और विलियम के अलावा अर्ल आर्थर भी गोल मेज पर बैठे थे। उसका दाहिना हाथ गोल मेज पर जानबूझकर थपथपा रहा था, जिससे एक रिदमिक आवाज आ रही थी। बाकी अटेंडेंट और मेड को पीछे धकेल दिया गया है और इस समय बड़े कमरे में वे सिर्फ 3 ही हैं। गोल्डन लायन परिवार सैकड़ों सालों से किंगडम में डेवलप हो रहा है। जाहिर है कोई दुश्मन न बनाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि कौन सा परिवार आपकी बताई शर्तों को पूरा करता है। अर्ल आर्थर ने थोड़ा सा मुंह बनाया और उसकी आवाज में शक की झलक थी। लेकिन किसी ने पहले ही इसे चेक कर लिया है। मुझे लगता है कि जल्द ही खबर वापस आ जाएगी। विरी, तुम्हें इस समय के दौरान हवेली में ही रहना चाहिए और फिर बाहर नहीं जाना चाहिए। यह मामला शायद इतना आसान नहीं है। मेज पर दस्तक की आवाज बंद हो गई और अर्ल आर्थर धीरे से बोले। जब आर्थर ने विलियम और चेन म्यू द्वारा लाई गई खबर सुनी तो वह भी डर गया और उसे गुस्सा भी आया। लेकिन अब शांत होने के बाद उसे पता चल गया कि यह मामला उतना आसान नहीं था जितना विलियम और चेन म्यू ने सोचा था। वह कुछ राज जानता है। उसे शक था कि इस घटना का कुछ ऐसा लेना देना हो सकता है जो उसे पता हो, लेकिन उन्हें पक्का यकीन नहीं था। आखिर बिना जांच के कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता था। इसलिए जब उन्हें यह खबर मिली तो उन्होंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया था। उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन चेन म्यू को यह भी पता था कि यह उसके पिता के अधीन केवल 2 महान शूरवीरों में से एक था। अपने पिता की बात सुनकर चेन म्यू ने बस सिर हिला दिया। वह जानता था कि यह मामला अब उसकी क्षमता से बाहर है और वह अर्ल आर्थर के स्वर में गंभीरता सुन सकता था। यह मामला सिर्फ उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि यह साफ तौर पर गोल्डन लायन परिवार के खिलाफ है। और चेन म्यू वह ओपनिंग थी जिसे पर्दे के पीछे के लोग खोलना चाहते थे। जरा सोचिए, अगर इस बार चेन म्यू को सच में रोककर मार दिया गया तो उसके पिता अर्ल आर्थर पक्का पागल हो जाएंगे। चेन म्यू को ठीक से नहीं पता था कि अर्ल आर्थर क्या करेंगे, लेकिन यह वही होगा जो पर्दे के पीछे का व्यक्ति देखना चाहता था। अगले कुछ दिन काफी शांतिपूर्ण रहे और अर्ल आर्थर ने चेन म्यू से कुछ भी कहने के लिए संपर्क नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे यह घटना कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन चेन म्यू को पता था कि ऊपर से चीजें बिल्कुल शांत नहीं थीं। इसके विपरीत चेन म्यू को लगा कि यह कुछ तूफान से पहले की शांति जैसा था। असल में प्रॉब्लम इस बात से देखी जा सकती है कि इन दिनों किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया है। ऐसा लग रहा था कि विलियम गायब हो गया है और चेन म्यू ने इन दिनों हवेली में विलियम की परछाई भी नहीं देखी थी। सिर्फ इसलिए कि कोई उनके पास नहीं आया, इसका मतलब यह नहीं था कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि इसके उलट यह एक प्रॉब्लम का संकेत था। हालांकि चेन म्यू ने कुछ भी एक्सप्लोर करने में ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। आखिरकार गोल्डन लायन परिवार में अगर उसके पिता नहीं चाहते कि उसे कोई खबर मिले तो उसके लिए किसी से पूछना बेकार होगा। इस समय चेन म्यू कुछ नहीं कर सकता था, भले ही वह एक औपचारिक शूरवीर की ताकत दिखा दे, वह कुछ नहीं कर सकता था। वह अभी भी बहुत कमजोर है।
ऑफिशियल नाइट बहुत मजबूत है, लेकिन एक परिवार की तुलना में वह बहुत छोटा है। और तो और इस दुनिया में जादूगर भी हैं। जादूगर की नजर में एक फॉर्मल नाइट की तो बात ही छोड़िए, एक बड़े नाइट और एक बड़ी चींटी में क्या फर्क है। लेकिन खुशकिस्मती से उसके पास एक सिमुलेटर है। कमरे में चेन म्यू एक किताब पकड़े हुए था, लेकिन उसका ध्यान अभी किताब पर नहीं था। उसका ध्यान सामने दिख रहे नीले रंग के पर्दे पर था। नाम विली वीसली, चेन म्यू आत्मा 1.5 भौतिक 3.6 क्षेत्र औपचारिक नाइट जादू टोना कोई नहीं, सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन, सांस लेने का तरीका कुशल 82 861 80128 806 30 805 24 1601 15 1600। सिमुलेशन की संख्या एक, सिमुलेशन की संख्या दिखाने वाले कॉलम में नंबर 1 अच्छे से दिखाया गया है। चेन म्यू को नहीं पता था कि यह सिमुलेशन उनके कुछ डाउट्स का जवाब देगा या नहीं, लेकिन उन्होंने सिमुलेशन की संख्या जमा करने का प्लान नहीं बनाया था। हो सकता है कि भविष्य में एक दिन वह कुछ और सिमुलेशन टाइम जमा कर ले और उन्हें एक साथ इस्तेमाल करे, लेकिन यह आज तो बिल्कुल नहीं होगा। जब चेन म्यू ने सिमुलेशन टाइम की संख्या पर ध्यान दिया, हमेशा की तरह काले अक्षरों की एक लाइन दिखाई दी। क्या आप लाइव सिमुलेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं? चेन म्यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल में हाँ में जवाब दिया। अगले ही पल काले अक्षरों की लाइन गायब हो गई। उनके सिमुलेशन को दिखाने वाले काले अक्षरों का एक बड़ा ब्लॉक दिखाई दिया। लाइव सिमुलेशन चालू कर दिया गया है, क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। 17 साल की उम्र गोल्डन लॉयन एरिना में आपको एक प्लान मिला और वापस आते समय आपको रोक लिया गया। आपके पिता अर्ल आर्थर यह खबर सुनकर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने जांच शुरू कर दी। इस जांच से एक पारिवारिक राज का पता चला, लेकिन आपके पिता ने आपको यह नहीं बताया कि वह राज क्या है। आपने इस साल के शिकार दिवस में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इस साल आपकी कई बार हत्या हो चुकी थी और आपके पिता आपको खतरे में नहीं डालना चाहते थे। यह देखकर चेन म्यू को थोड़ा गर्व महसूस हुआ। यह सिमुलेशन पिछले सिमुलेशन से बिल्कुल अलग है। पिछले सिमुलेशन में चेन म्यू की कभी हत्या नहीं हुई थी, लेकिन इस सिमुलेशन में सिर्फ एक साल में ही उनकी कई हत्याएं हुई। चेन म्यू ने अपने दिल में गंभीरता को दबाए रखा और नीचे देखता रहा। 19 साल आपको कई बार हत्या करने की भी आदत है। आपने मैनर में सांस लेने और नाइट स्किल्स की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन असर बहुत कम था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। 20 साल आपके पिता अर्ल आर्थर को गलती से पता चला कि आपने जीवन के बीज को एक्टिवेट कर दिया है। हैरान होकर उन्होंने आपको राज बताने का फैसला किया। गोल्डन लायन परिवार के खिलाफ साजिश के पीछे ब्लैक क्लॉथ्स सीड्स एसोसिएशन नाम का एक संगठन है और इस संगठन के फाउंडर्स में से एक कभी गोल्डन लायन परिवार का सदस्य था। सीक्रेट ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग द वे विंटर किंगडम में एक ब्लैक विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के 7 फाउंडिंग मेंबर विंटर किंगडम के अलग अलग परिवारों से हैं। उन्हें उनके परिवारों ने एक ऑफिशियल विजार्ड को गिफ्ट किया था। टेस्ट सब्जेक्ट के तौर पर बचे हुए 7 लोगों ने ब्लैक क्लॉथ्स गुइडो एसोसिएशन बनाया। यह देखकर चेन म्यू की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसे इस राज से कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन इस बात से हैरानी हुई कि सिमुलेटर उसकी जिंदगी को सिमुलेट करने के अलावा कुछ चीजों को अलग से लिस्ट करेगा। पिछले 3 सिमुलेशन में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 21 साल सिर्फ सांस लेने की प्रैक्टिस करना आपकी ताकत को बेहतर बनाने के लिए बहुत धीमा है। आपने सांस लेने की प्रैक्टिस में मदद के लिए गोल्डन लायन सीक्रेट दवा लेना शुरू कर दिया। हालांकि स्पीड में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी भी धीमी है, इसलिए आपने असली नाइट स्किल्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश शुरू कर दी। 22 साल आपने नाइट स्किल आर्मर स्लैश और नाइट स्किल स्टार रॉकेट से शुरुआत की है। आपके सांस लेने का तरीका भी बेहतर हुआ है और लाइफ सीड्स बढ़ाने की आपकी स्पीड भी तेज हो गई है। उम्र 23 ब्लैक क्लोथ्स सोसाइटी की धमकी के तहत आपके पिता अर्ल आर्थर राज्य में आपकी यात्राओं को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने सुदूर पूर्व में एक छोटा सा इलाका अलग करके आपको दे दिया और आप एक लॉर्ड बन गए। 25 साल की उम्र आप लगातार अपनी नाइट स्किल्स को बेहतर बना रहे हैं और सांस लेने की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि आपकी प्रैक्टिस की स्पीड कछुए के रेंगने जितनी धीमी है, लेकिन आपने कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचा। 26 साल की उम्र आप मर गए, सपने में मर गए, जादू टोने से मर गए। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक। आखिरी काला टेक्स्ट देखकर चेन म्यू थोड़ा हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सिमुलेशन में उसकी इतनी अचानक मौत हो जाएगी। यह पहली बार है जब सिमुलेशन में उनकी इतनी जल्दी मौत हुई है और पिछले सिमुलेशन में वे कम से कम 32 साल तक जीवित रहे थे। इस बार सिमुलेशन में उसकी ताकत पहले से ज्यादा है, लेकिन उसकी जिंदगी सबसे छोटी है। काले कपड़े पहने दाव हुई की तलाश। अगर सपने में उसे मारने का कोई तरीका है तो वह 26 साल तक कैसे जी सकता है। हालांकि चेन म्यू कुछ हद तक हैरान थे, लेकिन उन्हें सिमुलेशन के असली होने पर कोई शक नहीं था। तब यह स्पष्ट है कि चेन म्यू के 26 वर्ष का होने से पहले ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के पास उसे सपने में मारने का साधन नहीं था। और यह ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी अभी भी एक जादूगरी वाला संगठन है, तो फिर हत्या की कुछ बाहरी चालें चलने की हिम्मत क्यों की जाए। चेन म्यू को शक था किया तो काले कपड़े पहनने वाला ताओवादी समाज सिर्फ मशहूर था और रहस्यमयी होने का दिखावा कर रहा था।
या तो ऐसा नहीं है कि यह संगठन चेन म्यू या गोल्डन लायन परिवार से निपटना चाहता है, बल्कि इस संगठन का एक व्यक्ति गोल्डन लायन परिवार से निपटना चाहता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति के पास सीमित साधन हैं, नहीं तो यह विजार्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत महंगा होगा। अवधारण तकनीक, बिना सोचे समझे चेन म्यू ने मन ही मन कहा। अगले ही पल यादें उभर आईं। चेन म्यू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उन नई यादों को महसूस करने लगा जो अभी अभी उसकी याद में आई थीं। इस अध्याय का अंत अध्याय 18 अनावश्यक जादूगर शिक्षक चैप्टर 18 अनावश्यक जादूगर टीचर। आगे पढ़ने के लिए दिन रात प्रैक्टिस की गई नाइट स्किल्स और फिर उनमें महारत हासिल करने की वजह से वे यादें बन गईं जो चेन म्यू के दिमाग में बस गईं। कोई झटके जैसा महसूस नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे चेन म्यू ने असल में दिन रात प्रैक्टिस की और उसमें महारत हासिल की। हालांकि ताकत बढ़ी नहीं है, लेकिन चेन म्यू को लगता है कि उनकी ताकत पहले से थोड़ी भी ज्यादा नहीं है। अगले ही पल चेन म्यू ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें रोशनी की एक चमक चमक उठी। हालांकि वह इस सिमुलेशन में ज्यादा समय तक नहीं जी पाया, लेकिन उसकी ताकत में जरूर काफी सुधार हुआ। प्रॉपर्टी पैनल को दिखाने वाला नीला लाइट पर्दा फिर से दिखाई दिया। नाम चेन म्यू, आत्मा 1.5, भौतिक 3.6, क्षेत्र औपचारिक नाइट जादू टोना कोई नहीं, सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन, सांस लेने का तरीका 981600 में माहिर 72 1600 310 400 277 400 530 800 162 1600 908 1600 311 1600। सिमुलेशन की संख्या 0। सिमुलेशन से पहले की तुलना में चेन म्यू का पैनल बहुत बदल गया है। हालांकि मानसिक और शारीरिक गुणों में कोई सुधार नहीं हुआ है, लेकिन सांस लेने के तरीके और नाइट स्किल्स में सुधार कोई स्टार नहीं है। सांस लेने का तरीका पिछली प्रोफिशिएंसी से बदलकर मौजूदा प्रोफिशिएंसी में आ गया है। चेन म्यू ने अपने आप सांस लेने का तरीका अपनाने की कोशिश की और पाया कि जीवन के बीज उगने की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। हालांकि यह अभी भी बहुत धीमी थी, लेकिन वह स्पीड में काफी बढ़ोतरी महसूस कर सकता था। नाइट स्किल्स के कॉलम में क्वासी नाइट स्किल लायन हार्ट स्लैश भी कुशल है। सबसे बड़ा सुधार 2 असली नाइट स्किल्स आर्मर स्लैश और स्टार रॉकेट का आना है। नाइट स्किल्स और क्वासी नाइट स्किल्स पूरी तरह से अलग हैं। नाइट स्किल्स लाइफ सीड्स की पावर को मोबिलाइज कर सकती हैं। एक ऑफिशियल नाइट की ताकत लाइफ सीड को एक्टिवेट करने में होती है। चेन म्यू, जिसके पास नाइट स्किल्स हैं, उसे भी इस समय एक असली ऑफिशियल नाइट कहा जा सकता है। अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के बाद चेन म्यू ने किताब हाथ में ली और सोचने लगा। अगर हालात ठीक रहे तो वह जाहिर है कि हवेली में जादूगर बनना चाहेगा, लेकिन अब उसके सिर पर ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी मंडरा रही है। चेन म्यू को इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। आखिरकार उसे नहीं पता कि उसकी असलियत में कुछ चीजें तितली को रिएक्ट करने पर मजबूर करेंगी और फिर ब्लैक क्लॉथ्स गुइडो सोसाइटी के काउंटर अटैक का कारण बनेंगी। हालांकि सिमुलेशन में वह 26 साल की उम्र में मर गया। असल में उसके पास सिर्फ एक ही जिंदगी थी और चेन म्यू जुआ नहीं खेलना चाहता था और न ही वह खेल सकता था। चेन म्यू पर्दे के पीछे के व्यक्ति का पता लगाना चाहता था और फिर पहले कार्रवाई करना चाहता था। अगर पर्दे के पीछे का व्यक्ति मर जाता तो चेन म्यू स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाता। आखिरकार पर्दे के पीछे के लोग अब बहुत ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक मजबूत मोमेंटम बना लिया है, जिसे इस बात से देखा जा सकता है कि वे सिर्फ हत्या जैसी बाहरी चालें इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हैं। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से स्थिति का लाभ उठा रहा है, अर्थात लोमड़ी बाघ होने का नाटक कर रही है और उसका मुख्य उद्देश्य गोल्डन लायन परिवार को डराना या भयभीत करना है। चेन म्यू को भी आह भरनी पड़ी। अगर उसके पास सिम्युलेटर नहीं होता तो वह कई बार मर सकता था, लेकिन भले ही अब वह जानता हो कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति ब्लैक क्लॉथ सीकिंग दाओ सोसाइटी का सदस्य है, फिर भी वह अपने पिता को नहीं बता सकता। आखिरकार उसके पिता अर्ल आर्थर की नजर में उसके पास खबर पाने का कोई तरीका नहीं था। अपने हाथ में रखी किताब को एक तरफ रखते हुए चेन म्यू ने एक बुरी सांस छोड़ी और यह उनकी एक्टिंग स्किल्स को टेस्ट करने का समय था। क्या आपने कहा कि आप एक जादूगर के अप्रेंटिस बन गए? तो फिर उस जादूगर ने तुम्हें मेडिटेशन का आइडिया नहीं सिखाया, बल्कि जीवन के बीज को एक्टिवेट करने और ऑफिशियल नाइट बनने में तुम्हारी मदद की। चेन म्यू के सामने अर्ल आर्थर थोड़ा हैरान रह गए। उसकी आवाज में अविश्वास था और उसकी आंखों में जो मतलब दिख रहा था वह ऐसा था जैसे तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन म्यू की बातों पर बहुत ज्यादा शक था और वह भी कुछ देर तक रिएक्ट नहीं कर सका। उन्हें लगा कि इन कुछ महीनों में उनके बेटे के साथ पिछले 17 सालों की तुलना में ज्यादा चीजें हो रही हैं। यह सही है, चेन म्यू ने एक बेबुनियाद जादूगर टीचर की कहानी बनाई। जहां तक एपिक नाइट्स और ऐसी ही चीजों के बजाय विजार्ड्स बनाने की बात है तो इसका कारण भी बहुत आसान है। एक तो यह कि जादूगर बहुत रहस्यमयी होते हैं। हालांकि गोल्डन लायन परिवार जादूगरों के बारे में जानता है, लेकिन वे उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। दूसरा यह कि केवल जादूगर ही चेन म्यू मैनर में आसानी से घुस सकते हैं। एक तीसरी बात यह भी है कि सिर्फ जादूगर ही उसे आसानी से लाइफ सीड्स एक्टिवेट करने दे सकते हैं जो नेचुरली पावरफुल हो। चेन म्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया और उसकी आंखों में मजाक का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक तरह की हैरानी थी जो बिल्कुल सही थी।
चेन म्यू की आंखों में देखते हुए अर्ल आर्थर के चेहरे का झटका धीरे धीरे गायब हो गया। फिर उसने चेन म्यू की कलाई को दबाया और अगले ही पल उसके हाथ से एक सुनहरी हवा निकली और चेन म्यू के शरीर में चली गई। चेन म्यू साफ साफ अपने शरीर में हल्की हवा का बहाव महसूस कर सकता था और आखिर में उस हवा के बहाव ने उसके जीवन बीज को छुआ और खत्म हो गया। इसने सचमुच जीवन के बीज को सक्रिय कर दिया। अर्ल आर्थर को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ। उनके बेटे को सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस करते हुए कितना समय हो गया है? 1 महीना। यह अब ऐसा तरीका नहीं रहा जिसे वह समझ सके, इसलिए अब वह चेन म्यू की बातों पर विश्वास करता है। क्या आपको पक्का है कि आपको एक स्टूडेंट के तौर पर लिया गया है, न कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट के तौर पर? अर्ल आर्थर की आवाज में चिंता थी। असल में बेटे ने जो कहा वह बहुत ज्यादा काल्पनिक है। भले ही वह इसका कुछ हिस्सा मानता हो, फिर भी उसे शक है। चेन म्यू जानते थे कि उनके पिता अर्ल आर्थर इसे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। आज वह जानबूझकर अर्ल आर्थर के पास गया और कहा कि यह बात असल में अर्ल आर्थर के दिल में एक बीज छोड़ने के लिए थी। ऐसे में बाद में उसकी ताकत में तेजी से सुधार का कारण ढूंढने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक विजार्ड टीचर सबसे अच्छा कारण है। आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जादूगर नहीं कर सकता। पिताजी, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि टीचर ने सच में मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार कर लिया है और जो टीचर अभी अभी यहां से गुजरे हैं वे विंटर किंगडम से नहीं हैं। चेन म्यू ने अपना मुंह खोला और झूठ में कुछ कमियां भी जोड़ दी। एक जादूगर जो है ही नहीं, जो बस यहीं से गुजरा। जाहिर है कोई भी इस झूठ की सच्चाई को वेरीफाई नहीं कर सकता। चेन म्यू की बातें सुनकर अर्ल आर्थर को थोड़ी उलझन महसूस हुई, लेकिन उन्हें बोलना नहीं आता था। उन्हें लगा कि उनका सबसे छोटा बेटा अभी भी बहुत भोला है। एक जादूगर बिना किसी वजह के स्टूडेंट्स को कैसे स्वीकार कर सकता है? अर्ल आर्थर को लगा कि जादूगर के पास जरूर कोई प्लान होगा और उन्होंने अपने बेटे को जीवन के बीज को एक्टिवेट करने में भी मदद की, जो जादूगरों के सीखने के दायरे से बाहर था। लेकिन अर्ल आर्थर जानते थे कि आसमान में कुछ नहीं होता और हर तोहफा जो किस्मत का तोहफा लगता है उसकी कीमत पहले ही चुपके से तय हो चुकी होती है। अर्ल आर्थर ऐसा ही सोचते होंगे। असल में उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही चेन म्यू की बातों पर बार यकीन कर चुका होता है। आखिरकार उसने जो सोचा था वह इस बात पर आधारित था कि चेन म्यू को एक जादूगर ने स्टूडेंट के तौर पर स्वीकार कर लिया था और इस बार चेन म्यू का एक लक्ष्य भी पूरा हो गया था। लेकिन इस बार उसने अपने पिता अर्ल आर्थर को सिर्फ एक बेबुनियाद जादूगर टीचर बनाने के लिए नहीं पाया, बल्कि उसका एक और मकसद था। तो चेन म्यू ने अनजाने में हैरान होने का नाटक किया और कहा, वैसे पिताजी, मेरे टीचर ने मुझे यह भी बताया कि इस बार मेरी हत्या राज्य के एक संगठन ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी का काम था, लेकिन मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। चेन म्यू की आवाज में शक और जिज्ञासा की सही मात्रा थी। ऐसा लगता है कि वह सोच रहा है कि उसने इस संगठन को कैसे नाराज किया। जब चेन म्यू ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुझाया तो वह अपने पिता अर्ल आर्थर के रिएक्शन पर ध्यान दे रहे थे। निश्चित रूप से अर्ल आर्थर ने भौहें चढ़ाई जब उन्होंने काले कपड़े दाओ सोसाइटी की तलाश में शब्द सुने। 4 हफ्तों में कुछ हद तक शांत माहौल अचानक जम गया। अर्ल आर्थर ने उलझी हुई आंखों से चेन म्यू की ओर देखा। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत अध्याय 19 पूर्वज चैप्टर 19 पूर्वज आगे पढ़ने के लिए। चूंकि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यह नाम बताया है इसलिए मैं इसे अब तुमसे नहीं छिपाऊंगा, अर्ल आर्थर ने धीरे से कहा। अगर उसे पहले भी कुछ शक था तो वह पक्का हो सकता है कि चेन म्यू झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी का संगठन ऐसी जानकारी नहीं है जो चेन म्यू को मिल सके। अगर उनके टीचर ने उन्हें नहीं बताया होता तो अर्ल आर्थर ने कभी नहीं सोचा होता कि चेन म्यू को खबर कहां से मिल सकती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चेन म्यू का जादूगर टीचर नकली था। ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ एसोसिएशन के बारे में जानकारी प्लगइन से आती है। असल में जब तुमने मुझे पहली बार बताया कि मुझे रोका गया है तो मुझे पहले से ही शक था। इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, वेइली। गोल्डन लायन फैमिली और ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग सोसाइटी के बीच का रिश्ता 100 साल पुराना है। अर्ल आर्थर कुर्सी पर बैठ गए और उनकी आवाज में थोड़ी भावना झलक रही थी। चेन म्यू भी इस समय एक तरफ बैठकर ध्यान से सुन रहा था, बिना कोई आवाज किए। वह जानता था कि अर्ल आर्थर ही उसे सब कुछ बताने वाला था। बातें 100 साल पहले शुरू होनी चाहिए, जब लॉर्ड्स वॉर अभी अभी खत्म हुआ था और गोल्डन लायन फैमिली अपने पीक पर थी। परिवार में अकेले गार्ड ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग हैं और दर्जनों फॉर्मल नाइट्स हैं। पूरे डोंगे प्रांत का आधे से ज्यादा हिस्सा गोल्डन लायन परिवार का इलाका है। यह सुनकर चेन म्यू को कुछ समझ में आ गया। हमें पता होना चाहिए कि गोल्डन लायन परिवार के मौजूदा जागीर में सिर्फ एक फार ईस्टर्न टेरिटोरी है। डोंगे प्रोविंस के आधे से ज्यादा हिस्से की तो बात ही छोड़ दें, यानी उसका लगभग 10वां हिस्सा। इसके अलावा पूरे गोल्डन लायन परिवार के केवल 3 सीधे वंशज हैं, जो 100 साल पहले अर्ल आर्थर ने जो कहा था उससे बहुत अलग है। और हाँ, अगले ही पल अर्ल आर्थर की आवाज फिर से सुनाई दी। लेकिन यह लॉर्ड के युद्ध के खत्म होने के साथ हुआ। एक जादूगर राज्य में आया, कोई तथाकथित जादूगर अप्रेंटिस नहीं, बल्कि एक असली फर्स्ट लेवल जादूगर। इस बारे में बात करते हुए अर्ल आर्थर का स्वर थोड़ा कांप उठा। हालांकि वह असल में उस जादूगर से कभी नहीं मिला।
था, फिर भी अर्ल आर्थर अपने दादाजी के लहजे में डर और बेप्सी को नहीं भूल पाया जब उन्होंने उसे यह खबर सुनाई थी। वीरी, तुम्हें शायद पहले लेवल के जादूगर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यह कहा जा सकता है कि यह जादूगर अकेले ही पूरे विंटर किंगडम को खत्म कर सकता है। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं है। इस जादूगर को टेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर जादूगर की क्वालिफिकेशन वाले एक जवान आदमी की जरूरत है, और किंगडम में जाहिर है कि मना करने की कोई ताकत नहीं है। आम लोगों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें जादूगर की काबिलियत हो। पूरे राज्य में ढूंढने के बाद भी 100 से ज्यादा लोग ही मिले, लेकिन जादूगर ने 500 लोगों की मांग की। कुल मिलाकर जादूगर की योग्यता वाले युवा लोग। ऐसा कहने के बाद अर्ल आर्थर का लहजा फिर से शांत हो गया और वह ऐसे बात करते रहे जैसे चैट कर रहे हों। राज्य में हर परिवार से कम एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास जादूगर बनने की काबिलियत हो, तो वे बड़े लोग कैसे मान सकते थे। नतीजा सोचा जा सकता है, अमीरों ने मेज पलट दी और युद्ध छिड़ गया। लेकिन क्या यह उपयोगी है? इसमें कोई शक नहीं कि युद्ध का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जादूगर को एक्शन लेने दिया। एक असली जादूगर के सामने तथाकथित अमीर, तथाकथित परिवार, बस एक कीड़े जितना छोटा। किसी को नहीं पता कि जादूगर ने यह चाल कैसे चली, और उस समय के अमीर लोग इस मामले को लेकर बहुत सख्त थे। आसान शब्दों में कहें तो अमीर लोग रिक्वेस्ट मान गए और हर परिवार ने कम से कम एक ऐसा व्यक्ति दिया जिसके पास जादूगर की काबिलियत हो। गोल्डन लायन परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके पास जादूगर की योग्यता है, और वह है कार्ल वीजली, जो उस समय के सीधे खानदान में से एक था। किसी को नहीं पता था कि जादूगर को 500 लोग किस लिए चाहिए थे। मुझे बस इतना पता है कि यह एक एक्सपेरिमेंट लगता है, और ये 500 लोग इस जादूगर के एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट हैं। 20 साल बाद शुरुआती 20 में से 7 जिंदा राज्य में लौट आए। गोल्डन लायन परिवार का कार्ल वीसली उनमें से एक है। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने क्या अनुभव किया था। संक्षेप में, उनका स्वभाव बहुत बदल गया, जिससे राज्य में उथल पुथल मच गई। इस उथल पुथल में 12 परिवार खत्म हो गए। यह सही है, 12 कुलीन परिवारों में सबसे कमजोर विस्काउंट परिवार है और सबसे मजबूत मार्क्विस परिवार है। गोल्डन लायन परिवार खुशकिस्मत था। हालांकि उन्हें भारी नुकसान हुआ, लेकिन वे खत्म नहीं हुए कि कार्ल वीसली ने गोल्डन लायन परिवार को जाने दिया। बेशक यह राज्य शाकाहारी नहीं है, और राज्य में तीसरे लेवल के जादूगर प्रशिक्षुओं को गुप्त रूप से रखा गया है। यह उथल पुथल ज्यादा समय तक नहीं चली, और 7 लोग कुछ सालों तक अंधेरे में रहे। ये 7 बच गए और राज्य में लौट आए और दंगा शुरू कर दिया और एक डार्क विजार्ड संगठन बनाया। ऐसा कहकर अर्ल आर्थर ने चेन म्यू की ओर देखा। चेन म्यू की आंखों में साफ नजर देखकर वह फिर बोला, यह सही है, यह काला जादूगर संगठन काले कपड़े चाहने वाले दाव समाज है। अपने पिता अर्ल आर्थर की बातें सुनने के बाद चेन म्यू पूरी तरह समझ गया है। असल में मिली जानकारी और सिम्युलेटर में मिले सीक्रेट भी इस समय पूरी तरह से मैच हो जाते हैं। चेन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि एक ऑफिशियल जादूगर इतना ताकतवर हो सकता है कि पूरा राज्य एक पोते की तरह ऑफिशियल जादूगर के सामने सिर झुकाएगा। यह ठीक इसलिए है क्योंकि जादूगर इतने शक्तिशाली होते हैं कि चेन म्यू जादूगरों के रास्ते पर चलना कभी नहीं छोड़ेगा। एक नाइट सिर्फ एक बदलाव है, और इस दुनिया में चेन म्यू का असली लक्ष्य सिर्फ एक जादूगर है। पिताजी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब है कि कार्ल वीजली ही अब गोल्डन लायन परिवार से निपट रहा है। यह कैसे हो सकता है? अगर पूर्वज सच में गोल्डन लायन परिवार से निपटना चाहते थे, तो वह परिवार आज तक कैसे मौजूद है? ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के फाउंडर पहले ही जादूगरों की मेनलैंड में विदेश जा चुके हैं। वह कौन होगा? अपने पिता अर्ल आर्थर की बात सुनकर चेन म्यू ने पूछना जारी रखा। अगर उसने अभी शक करने का नाटक किया तो अब वह सच में उत्सुक है। अगर यह कार्ल वीजली नहीं होता तो कौन होता? आखिर अगर यह सच में नफरत की वजह से होता तो नफरत सिर्फ कार्ल वीजली से होती जिसे उसके परिवार ने डोनेट किया था। बहुत सारे हैं। ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी में हर कोई एक संभावना है। हो सकता है आपको पता न हो। असल में उस समय खत्म हुए 12 परिवारों में से कोई भी 7 फाउंडर्स का परिवार नहीं था। चेन म्यू बेवकूफ नहीं था, और वह तुरंत समझ गया कि उसके पिता अर्ल आर्थर का क्या मतलब था। नफरत की वजह से नहीं, यह सिर्फ अपने फायदे की वजह से हो सकता है। अगर ब्लैक क्लोथ्स सोसाइटी और गोल्डन लायन परिवार से कोई फायदा जुड़ा है तो वह सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स सोसाइटी के फाउंडर्स में से एक कार्ल वीजली की वजह से हो सकता है। जरूर अर्ल आर्थर के अगले वाक्य ने चेन म्यू के शक दूर कर दिए। जब ब्लैक क्लोथ्स सोसाइटी के फाउंडर किंगडम में थे तो भले ही उनके परिवार पहले से कमजोर थे, फिर भी वे किंगडम में बने रहे। लेकिन जब वे विजार्डिंग कॉन्टिनेंट गए तो ये परिवार एक के बाद एक गायब हो गए। आज उन संस्थापकों से जुड़े सिर्फ 2 परिवार ही राज्य में बचे हैं, एक शाही परिवार और दूसरा हमारा गोल्डन लायन परिवार। अपने पिता की बात सुनकर चेन म्यू को इसका मतलब समझ नहीं आया। ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के फाउंडर्स के परिवार मेनलैंड छोड़ने के बाद एक गायब हो गए, जो प्रॉब्लम को समझाने के लिए काफी है। ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी में कुछ लोग साफ तौर पर कुछ ढूंढ रहे थे, और उन्हें लगता है कि ये बातें फाउंडर्स के परिवारों से जुड़ी हैं। चेन म्यू को उम्मीद नहीं थी कि आखिर में ऐसा होगा।
यह कहा जा सकता है कि यह उसकी कल्पना से बिल्कुल विपरीत है। न केवल इस घटना का उस पूर्वज से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह पूर्वज गोल्डन लायन परिवार के लिए एक संभावित छत्र था। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत चैप्टर 20 बैकग्राउंड और स्टार रॉकेट चैप्टर 20 अंडरस्टैंडिंग और स्टार रॉकेट आगे पढ़ने के लिए। क्या पूर्वजों ने सच में परिवार के लिए कुछ नहीं छोड़ा, जैसे जादूगर ध्यान के तरीके? चेन म्यू ने सावधानी से पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, अर्ल आर्थर को अपने आप समझ आ गया कि चेन म्यू समझ गया है कि उसका क्या मतलब है। उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि उनके पूर्वज कुछ पीछे छोड़ गए होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं। हालांकि मैं सच में आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा है, लेकिन दुर्भाग्य से पूर्वजों ने कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। उस समय जब वह विंटर किंगडम छोड़कर गया तो पूर्वज परिवार के पास आए, लेकिन उन्होंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि उन्हें परिवार से कोई नफरत नहीं है। अर्ल आर्थर ने बेप्सी से कहा। अगर उसने सच में जादूगर के मेडिटेशन के आइडिया और ऐसी ही चीजों को छोड़ दिया होता तो उसने बहुत पहले ही इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की होती। यह सुनकर हालांकि चेन म्यू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसके मन में ज्यादा इमोशन नहीं था। आखिर उस पूर्वज को परिवार ने एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट के तौर पर दान किया था, और परिवार से नफरत न करना अच्छा माना जाता था, तो कुछ अच्छी चीजें पीछे छोड़ना कैसे मुमकिन हो सकता था? अगर वह खुद चेन म्यू होता तो उसे लगता कि उसका पेट शायद उस पूर्वज जितना बड़ा नहीं होता। लेकिन ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के सदस्य साफ तौर पर ऐसा नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि संगठन के संस्थापक समुद्र में जाने से पहले अपने अपने परिवारों के लिए चीजें छोड़ गए थे। अब इन परिवारों को उन्होंने लगभग खत्म कर दिया है। केवल शाही परिवार और गोल्डन लायन परिवार ही बचे हैं। उनमें शाही परिवार को छूने की काबिलियत नहीं है, इसलिए वे सिर्फ गोल्डन लायन परिवार का नरम खुरमा ही चुन सकते हैं। वेरी, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के फाउंडर के जाने के बाद यह कमजोर हो गई है। अभी सिर्फ एक सेकंड लेवल विजार्ड अप्रेंटिस है और ज्यादा से ज्यादा कुछ फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस हैं। ऐसा लगता है कि सेकंड लेवल विजार्ड अप्रेंटिस नहीं है। गोल्डन लायन परिवार अभी भी एक अर्ल परिवार है, चाहे वे कितना भी मना कर दें, वे आने की हिम्मत नहीं करते। एक अर्ल परिवार जो 300 साल से राज्य में रहा है, उसकी कोई विरासत कैसे नहीं हो सकती? अर्ल आर्थर के आत्मविश्वास से यह सुना जा सकता है कि गोल्डन लायन परिवार उतना सरल नहीं है जितना चेन म्यू ने ऊपर से देखा था। जहां तक चेन म्यू की जागीर का सवाल है, चूंकि अर्ल आर्थर को भरोसा है कि चेन म्यू जागीर में अकेले रहते हैं, इसका मतलब है कि वहां सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है। चेन मक्सिम ने कहा, बेशक मुझे पता है कि वे आने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सालों में वे लोगों को उनके सपनों में मार पाएंगे। बेशक चेन म्यू ऐसा नहीं कह सकता था। आखिर वह कोई जादूगर नहीं था और उसमें भविष्य देखने की काबिलियत नहीं थी। अर्ल आर्थर इस पर यकीन नहीं करेगा। बड़ा भाई कहाँ है? हाँ, अगर वे यहां आते भी तो निकोलस के घर जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारा बड़ा भाई 1 साल पहले ही शाही परिवार में बस गया है। अच्छा आदमी, मैं सच में अच्छा आदमी हूं। चेन म्यू को पता था कि उनके सबसे बड़े भाई निकोला वीजली अर्ल आर्थर के साथ अक्सर बातचीत करते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सस्ता बड़ा भाई इस समय शाही परिवार में रहेगा। क्या यह शादी हो सकती है? चेन म्यू ने मन ही मन कहा, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। आखिर शाही परिवार में विदेशी सरनेम रखने का चेन म्यू से शादी के अलावा कोई और कारण नहीं था। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद चेन म्यू ने अर्ल आर्थर को अलविदा कहा और अपनी छोटी सी हवेली में लौट आया। इस बार अर्ल आर्थर चेन म्यू के पास जाने का मकसद पूरी तरह से पूरा हो गया है। उन्होंने न सिर्फ ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल की, बल्कि एक फॉर्मल नाइट के कल्चरल बेस के बारे में भी सही सी बताया। लेकिन इस संगठन से कैसे निपटना है, चेन म्यू को अभी भी इसका सही अंदाजा नहीं है। आखिरकार इस समय चेन म्यू के लिए फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस का काम भी संभालना संभव नहीं है। गोल्डन लायन परिवार के पास ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग द वे से डरने की कोई वजह नहीं है। लेकिन चेन म्यू सिर्फ एक ऑफिशियल नाइट है, इसलिए वह अकेले पूरे ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड से नहीं निपट सकता। आखिरकार परिवार की पृष्ठभूमि अकेले चेन म्यू की पृष्ठभूमि नहीं है। अच्छी बात यह है कि अभी भी बहुत समय है और सिमुलेशन में सपने में मारे जाने में अभी भी कुछ साल बाकी हैं। चेन म्यू के लिए प्लान बनाने के लिए यह समय काफी है। आखिरकार पिछले कुछ सालों में दर्जनों सिमुलेशन हुए हैं। सिमुलेशन में जब मैं 26 साल का था तो मैं बस एक साधारण फॉर्मल नाइट था, लेकिन असल में शायद वह 26 साल की उम्र में ऑफिशियल जादूगर थे। बेशक दर्जनों सिमुलेशन के बाद भी चेन म्यू को यकीन नहीं हो रहा कि वह ऑफिशियल विजार्ड बन सकता है। लेकिन ऑफिशियल विजार्ड बनना जरूरी नहीं है, इस मुश्किल से निपटने के लिए थर्ड लेवल विजार्ड अप्रेंटिस बनना भी काफी है। अगले कुछ दिन बिना किसी घटना के बीते, कुछ भी अचानक नहीं हुआ। चेन म्यू जो हवेली में रह रहे थे, उनकी भी हत्या नहीं हुई। वह हर दिन कुछ समय निकालकर अपने पिता अर्ल आर्थर से नाइट स्किल्स के बारे में कुछ सवाल पूछते थे। हालांकि अर्ल आर्थर को विश्वास नहीं था कि चेन म्यू नाइट स्किल्स जल्दी सीख सकता है, फिर भी उसने चेन म्यू को 2 गोल्डन लायन परिवारों की नाइट स्किल्स सिखाई। हाँ, ये 2 नाइट स्किल्स वही हैं जो चेन म्यू ने सिमुलेशन में हासिल की थीं, आर्मर स्लैश और स्टार रॉकेट।
पतझड़ की हवा सरसराहट कर रही है और सर्दियों के कैलेंडर में सितंबर सुनहरा पतझड़ का महीना है। इस महीने पिछले कुछ महीनों जैसी गर्मी महसूस नहीं हुई। समय समय पर हवा में ठंडी हवा चलेगी। गोल्डन लॉयन परिवार की शूटिंग रेंज में चेन म्यू हाथ में एक लंबा धनुष लिए रेक से 100 मीटर दूर खड़ा था। अगले ही पल चेन म्यू के हाथ में एक लकड़ी का तीर आ गया। लकड़ी के तीर की पूंछ पर 3 चांदी जैसे सफेद पंख लगे हुए थे। चेन म्यू ने लकड़ी का तीर लंबे धनुष पर रखा और धनुष की डोरी खींच दी और चेन म्यू के हाथ से सुनहरी हवा निकली, जिससे तीर दब गया और लकड़ी के तीर की सतह ढक गई। तीर की पूंछ थोड़ी कांपी। चेन म्यू का निशाना 100 मीटर दूर था। नाइट स्किल स्टार रॉकेट। अगले ही पल चेन म्यू ने अपनी उंगलियां छोड़ दी। लकड़ी का तीर डोरी से निकलकर सुनहरी रोशनी में बदल गया और सैकड़ों मीटर दूर टारगेट की ओर इतनी तेजी से चला कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। जैसे ही तीर हवा में उड़े, हवा में सीटी की आवाज गूंजने लगी। लकड़ी का तीर बिल्कुल भी नहीं रुका और तुरंत और सटीक रूप से टारगेट के बीच से निकल गया। तीरंदाजी का टारगेट बिना किसी रुकावट के टुकड़े टुकड़े हो गया। बिखरी हुई लकड़ी एक चिंगारी की तरह है। अधिक मजबूत। चेन म्यू ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। चाहे वह स्टार रॉकेट का जितनी भी बार इस्तेमाल करे, चेन म्यू के दिल में एक छोटी सी आह जरूर महसूस होती थी। अपनी पिछली जिंदगी में एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन में लीडर के तौर पर चेन म्यू हमेशा साइंस को सपोर्ट करते रहे हैं। हालांकि क्रॉसिंग का मामला अपने आप में साइंटिफिक नहीं है। जब वह एक क्वासीनाइट था, तब भी चेन म्यू के दिल में थोड़ी किस्मत थी। वह सोचता था कि उसके पिछले जन्म में कुछ लोगों को इस तरह की शक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन जब वह सच में ऑफिशियल नाइट बन गया और नाइट स्किल्स में माहिर हो गया, तो यह किस्मत पूरी तरह टूट गई। क्वासीनाइट टेक्निक ठीक है, इसे क्वासीनाइट टेक्निक कहना अच्छा लगता है, लेकिन यह असल में एक स्पेशल फोर्स पैदा करने वाली टेक्निक है। लेकिन नाइट स्किल्स पूरी तरह से अलग हैं। यह एक असली असाधारण शक्ति है, एक तरह की आदर्शवादी असाधारण शक्ति। इस स्टार रॉकेट की तरह इसकी शक्ति को अब कौशल से नहीं समझाया जा सकता है। क्यूई वाले तीर पिछले जन्म की गोलियों से ज्यादा अलग नहीं हैं। और चेन म्यू को जिंग रॉकेट की किस्मत के अनुसार लाइफ सीड से पैदा हुई हवा से तीर को ढकना था और फिर तीर चलाना था। यह कुछ जीवन के बीजों से पैदा हुई क्यूई से दिल में एक मॉडल बनाने जैसा है। फिर ये शांत क्यूई उत्तेजित हो जाएंगी और फिर चेन म्यू के शरीर से बाहर निकलकर तीर को ढक लेंगी। लेकिन जब चेन म्यू ने अपना धनुष बाण नीचे रखा और अपने मन में स्टार रॉकेट का मॉडल फिर से बनाया, तो वह चाहे कुछ भी कर ले, अपनी क्यूआई को मोबिलाइज नहीं कर सका। ऐसा लगता है जैसे इस पर कोई नियम है। स्टार रॉकेट फेंकने के लिए आपके पास धनुष और तीर होना चाहिए। यह एक कानून जैसा है। यह बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, कम से कम उस ज्ञान के साथ जिसमें चेन म्यू ने महारत हासिल की है। इसे साइंस से समझाया नहीं जा सकता। बस इतना ही कहा जा सकता है कि यह साइंस नहीं है, यह तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत। अध्याय 21 गोल्डन लायन की गुप्त दवा। चैप्टर 21 गोल्डन लायन सीक्रेट मेडिसिन। आगे पढ़ने के लिए पहाड़ों में खड़ा एक महल। महल के चारों ओर घना अंधेरा था। वहां न तो कोई लैंप था, न ही रोशनी की कोई चमक थी। यह फेल हो गया। गोल्डन लायन परिवार के सबसे छोटे बेटे उतने सीधे सादे नहीं हैं जितने ऊपर से दिखते हैं। उन्हें समझ जाना चाहिए था कि यह हमने किया है। एक आवाज आई। अगर यह आवाज न होती तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां कोई होगा। आवाज के बाद वहां फिर से सन्नाटा छा गया और किसी ने भी इस वाक्य का जवाब नहीं दिया। काफी देर की चुप्पी के बाद एक और आवाज आई। प्लान के अनुसार चाबी की सबसे संभावित जगह गोल्डन लायन परिवार है। अगर यह कोई शाही परिवार हो तो फिर एक लंबी खामोशी छा गई जब तक कि एक निर्णायक आवाज नहीं आई। यही हमारी किस्मत है मास्टर विली। यह वही है जो मास्टर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। हवेली में विलियम ने चेन म्यू को एक शानदार लकड़ी का बक्सा दिया। चेन म्यू ने लकड़ी का बक्सा लिया और उसे खोला। लकड़ी के बक्से में क्रिस्टल की बोतलों जैसी दिखने वाली 10 बोतलें करीने से रखी हुई थीं और बोतलों में कुछ गंदा लिक्विड धीरे धीरे हिल रहा था। यह है। हालांकि चेन म्यू के मन में पहले से ही कुछ अंदाजा था, फिर भी उसने अपने आप पूछ लिया। यह गोल्डन लायन की सीक्रेट दवा है, जिसे गोल्डन लायन के सांस लेने के तरीके के साथ मिलाया गया है। इसे लेने के बाद यह जीवन के बीजों की ग्रोथ को तेज कर सकता है। कुल 10 बोतलें हैं। आप 3 दिन में एक बोतल ले सकते हैं। इसे आप 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यंग मास्टर विलियम ने बताया कि अब उसे पता चल गया है कि चेन म्यू एक ऑफिशियल नाइट था। चेन म्यू को नाइट स्किल्स सिखाने वाले पहले व्यक्ति के तौर पर चेन म्यू का ऑफिशियल नाइट बनना उनके लिए सबसे बड़ा झटका था। आखिरकार अभी कुछ ही महीने हुए थे और चेन म्यू, जो तलवार चलाने के हर तरीके और स्टाइल में गलत था, ऑफिशियल नाइट बन गया। पहली बार तलवार छूने से लेकर ऑफिशियल नाइट बनने तक उसे कितना समय लगा, विलियम को ठीक से याद नहीं है, लेकिन कम से कम 10 साल हो गए हैं। चेन म्यू ने कुछ ही महीनों में अपने 10 साल पूरे कर लिए, जिससे जाहिर है उन्हें बहुत झटका लगा। मास्टर, सीक्रेट दवा लेते समय आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, आप इस सीक्रेट दवा को एक बार से ज्यादा नहीं ले सकते। इसे लेने का सबसे अच्छा साइकिल हर 3 दिन में एक बार है।
दूसरी बात, सीक्रेट दवा लेने के बाद आपको तुरंत साधना की अवस्था में जाना होगा, नहीं तो दवा का असर खत्म हो जाएगा। विलियम की बात सुनकर चेन म्यू ने अपनी समझ जाहिर करने के लिए सिर हिलाया। चेन म्यू को सिर हिलाते देख विलियम ने चेन म्यू को अलविदा कहा और थोड़ी देर समझाने के बाद वहां से चला गया। आज भी उसके पास बहुत सारी चीजें हैं और गार्ड्स को खुद को ट्रेन करने के लिए उसकी जरूरत है। इस समय हालांकि गोल्डन लायन परिवार ऊपर से अभी भी शांत दिखता है, असल में अंधेरे में हत्या के इरादे सामने आ गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि परिवार आमतौर पर सैनिकों को ट्रेनिंग नहीं देता है, लेकिन एक बार जब वे सैनिकों को ट्रेनिंग दे देते हैं तो वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिरकार गोल्डन लायन परिवार ने इतने सारे गार्ड खाना पकाने के लिए नहीं पाले थे। विलियम को जाते देख चेन म्यू ने अपने हाथ में लकड़ी का बक्सा बंद कर लिया और फिर हवेली के छोटे से ट्रेनिंग ग्राउंड में लौट आया। इन दिनों उनका ज्यादातर समय ट्रेनिंग रेंज या शूटिंग रेंज में बीतेगा। चेन म्यू यह कोशिश करने जा रहा है कि क्या वह सिमुलेटर पर निर्भर हुए बिना असल में दो नाइट स्किल्स की काबिलियत को शुरुआती से कुशल तक सुधार सकता है। हाँ, चेन म्यू कुछ सिमुलेशन टाइम बचाने की कोशिश करने जा रहा है, लेकिन अब उन्हें पक्का नहीं है कि सिमुलेशन की संख्या जमा की जा सकती है या नहीं। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है, आखिरकार उसे इसे कभी न कभी वेरीफाई करना ही होगा। ऐसा होता है कि एक सिमुलेशन से अब उसमें ज्यादा सुधार नहीं होता और अब उसके पास यह तय करने का सबसे अच्छा मौका है कि सिमुलेशन की संख्या जमा की जा सकती है या नहीं। बेशक उन्होंने सांस लेने का तरीका नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस की और बहुत धीरे धीरे सुधार किया, फिर भी उन्होंने हर दिन सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस के लिए कुछ समय निकाला। यह आदत डालना अच्छा है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर वापस आकर चेन म्यू को अचानक बैठने की जगह मिल गई और फिर उसने लकड़ी का बक्सा फिर से खोल दिया। लकड़ी के बक्से से सीक्रेट दवा की बोतल निकालें और कॉर्क खोलें। इसमें वैसी तेज गंध नहीं थी जैसी चेन म्यू ने उम्मीद की थी, बल्कि ऑर्किड की हल्की खुशबू थी। सीक्रेट ड्रग चेन म्यू कोई नई बात नहीं है, आखिरकार यह पहले भी कई सिमुलेशन में दिख चुकी है। लेकिन असल में यह पहली बार था जब चेन म्यू ने सीक्रेट दवा देखी थी, इसलिए यह कहना नामुमकिन था कि चेन म्यू को जरा भी जिज्ञासा नहीं थी। चेन म्यू की याद में सीक्रेट दवा एक खास फार्मासिस्ट तैयार करता था और सीक्रेट दवा की हर बोतल बहुत कीमती थी और उसका कोई बाजार नहीं था। सीक्रेट दवा कुछ हद तक जादूगर के बनाए पोषण जैसी ही है, लेकिन यह पूरी तरह से अलग है। पोषण की तुलना में सीक्रेट दवा का इस्तेमाल बहुत ही सिंगल है। ज्यादातर सीक्रेट दवाइयों का इस्तेमाल सांस लेने की प्रैक्टिस में मदद के लिए किया जाता है। औषधियां अलग अलग होती हैं। औषधियां अनगिनत प्रकार की होती हैं और केवल जादूगर ही उन्हें बना सकते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू ने बोतल में भरा धुंधला लिक्विड अपने मुंह में डाल लिया और लिक्विड सीधे चेन म्यू के गले से नीचे चला गया। अगले ही पल पेट में जलन होने लगती है। चेन म्यू ने तुरंत सांस लेने का तरीका अपनाना शुरू कर दिया। सांस लेने का तरीका अपनाने के बाद जलन धीरे धीरे गायब होने लगी और फिर एक अलग एहसास में बदल गई। चेन म्यू को अपने शरीर से गर्मी की धाराएं निकलती हुई महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गर्मी में लपेटा गया हो। अगले ही पल चेन म्यू के दिल के बीच में मौजूद जीवन बीज में हलचल होने लगी और जीवन बीज से सुनहरी हवा निकलने लगी। चेन म्यू ने जल्दी से इन एयर फ्लो को कंट्रोल किया और उन्हें अपने अंदरूनी अंगों में मिला दिया। असल में यह सीक्रेट दवा लेने का पहला मौका हो सकता है और इसका असर हैरानी की बात है कि अच्छा है। चेन म्यू को लगा कि इस बार सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस की स्पीड पहले से 4 या 5 गुना ज्यादा थी, जो एक बहुत अच्छा एहसास था। जैसे जैसे समय बीता, हालांकि सीक्रेट दवा का असर अभी भी थोड़ा कम हो गया था, लेकिन इसका असर पूरी तरह से चेन म्यू की उम्मीद के मुताबिक था। दवा का असर कम होना नॉर्मल है और यह भी कि यह सिर्फ कम होता है। यह असल में उसकी सांस लेने की अच्छी क्षमता से जुड़ा है। अगर उसकी सांस लेने की विधि कुशल है तो कम से कम दवा की शक्ति खत्म हो जाएगी। अगर यह सिर्फ शुरुआती लेवल का होता तो चेन म्यू अपनी सांस लेने की टेक्निक का इस्तेमाल कैसे भी करते, वे दवा की ताकत का पूरा खो देते। चेन म्यू ने धीरे से सांस छोड़ी, उठे और अपना शरीर हिलाया। यह पहली बार था जब उन्होंने सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस की और जीवन के बीजों में साफ सुधार महसूस किया। हालांकि इस तरह का सुधार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह चेन म्यू को हैरान करने के लिए काफी है। आपको पता होना चाहिए कि जब उन्होंने पहले सांस लेने का तरीका अपनाया था तो हालांकि उन्हें दिल से पता था कि जीवन के बीज असल में बेहतर हुए हैं, लेकिन उनका शरीर इस सुधार को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सका। लेकिन इस बार सीक्रेट दवा लेने के बाद वह जीवन के बीज के बढ़ने को साफ महसूस कर सकता था। बिल्कुल, ड्रग्स लेकर साधना करना सही रास्ता है और बाकी सब कुछ धर्म के खिलाफ है। अच्छे मूड में चेन म्यू में एक अनोखा मजाक था, हालांकि यहाँ कोई भी उनके ठंडे मजाक नहीं सुन सकता था। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बोतल को लकड़ी के बक्से में रखकर चेन म्यू ने लकड़ी के बक्से को फिर से बंद कर दिया। यह एक खजाना है। अगले कुछ दिन शांत रहे और गोल्डन लायन परिवार का तनावपूर्ण माहौल चेन म्यू की हवेली तक नहीं फैला। चेन म्यू हमेशा की तरह ट्रेनिंग ग्राउंड और शूटिंग रेंज के बीच आता जाता रहता है। 2 नाइट स्किल्स की प्रोफिशिएंसी भी धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे प्रोफिशिएंसी लेवल के करीब पहुंच रही है।
हर 3 दिन में चेन म्यू सांस लेने की तकनीक की प्रैक्टिस करने के लिए सीक्रेट दवा की एक बोतल भी ले जाता था और लकड़ी के बक्से में सीक्रेट दवा भी नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से कम हो रही थी। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत चैप्टर 22 नीलामी और सबसे लंबे समय तक रहने वाला सिमुलेशन चैप्टर 22 ऑक्शन और द लॉन्गेस्ट लाइव सिमुलेशन। आगे पढ़ने के लिए नाम चेन म्यू आत्मा 1.5 भौतिक 3.6 क्षेत्र औपचारिक नाइट जादू टोना कोई नहीं सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन सांस लेने का तरीका 102160 में माहिर 72 1600 01 800 02 800 530 800 177 1600 909 1600 311 1600। सिमुलेशन की संख्या 2 ट्रेनिंग ग्राउंड पर चेन म्यू के आखिरी तलवार के वार के साथ एट्रीब्यूट पैनल उसके सामने आ गया। 2 महीने बाद चेन म्यू के स्टार रॉकेट और आर्मर ब्रेकर दोनों ही प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंच गए। यह चेन म्यू की दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 महीनों में चेन म्यू ने अपने सोने के समय से कहीं ज्यादा समय ट्रेनिंग ग्राउंड और शूटिंग रेंज में बिताया। यह सिमुलेटर के प्लगइन पर निर्भर हुए बिना असल में उनकी प्रैक्टिस का नतीजा है। बेशक सबसे जरूरी चीज सिमुलेशन टाइम का कॉलम है। जैसा कि चेन म्यू ने उम्मीद की थी, अगर सिमुलेशन टाइम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो उन्हें सुपरइम्पोज किया जा सकता है। इस सुपरपोजिशन की कोई लिमिट है या नहीं, यह अभी चेन म्यू को साफ नहीं है। अपनी भावनाओं के आधार पर चेन म्यू को लगता है कि सुपरपोजिशन की संख्या की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह पक्का नहीं हो सकता। आखिर एक्सपेरिमेंट के बिना फाइनल रिजल्ट नहीं मिल सकता। जमा हुए सिमुलेशन टाइम का तुरंत इस्तेमाल किए बिना चेन म्यू ने नीले ट्रांसपेरेंट लाइट के पर्दे को बंद कर दिया। पिछले 2 महीनों में चेन म्यू की एक बार भी हत्या नहीं हुई, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जाहिर है यह गोल्डन लायन परिवार की कोशिशों की शुरुआत है। आखिरकार सिमुलेशन के दौरान इस साल कई बार उनकी हत्या कर दी गई। बैकग्राउंड में होने का यही फायदा है, छाया का मजा लेने के लिए एक बड़े पेड़ के सहारे झुकना। गोल्डन लायन परिवार के बड़े पेड़ के सहारे चेन म्यू को अब हर दिन प्रैक्टिस करनी है और कोई भी चीज उसे परेशान नहीं करेगी। ट्रांसपेरेंट लाइट का पर्दा बंद होने के बाद चेन म्यू ने लंबी तलवार को तलवार की बेल्ट से फिर से जोड़ा और ट्रेनिंग ग्राउंड से चला गया। लेकिन वापस आते समय चेन म्यू किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। महामहिम एम, आप मुझसे क्या चाहते हैं? चेन म्यू ने एम वेन की तरफ देखा जो साफ तौर पर उसे ढूंढ रहा था और धीरे से पूछा। हालांकि चेन म्यू ने यहां आने के बाद से इस व्यक्ति को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन उनकी याद में एम वेन कोई अजनबी नहीं थे, क्योंकि एम अपने पिता अर्ल आर्थर का दाहिना हाथ है, जो एक महान नाइट थे और जिन्हें नाइट के नाम से जाना जाता था। एम ने चेन म्यू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपने युवा मालिक को कुछ समय से नहीं देखा था। पिछले कुछ महीनों में युवा मास्टर इतना बदल गया है कि वह उसे पहचान भी नहीं पा रहा है। मास्टर, परिवार एक नीलामी करने जा रहा है और मास्टर ने मुझसे पूछा है कि क्या आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं? साइज देखने के बाद एम ने बात की और बोलते समय उसकी नजर चेन म्यू पर ही थी। नीलामी। चेन म्यू एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत मना नहीं किया, लेकिन तुरंत मान भी नहीं गए। कुछ देर तक स्थिर खड़े होकर सोचने के बाद चेन म्यू के दिमाग में एक विचार कौंधा। सर, यह नीलामी कब शुरू होगी, क्या आप जानते हैं? 10 दिन बाद नीलामी फार ईस्ट टेरिटरी में गोल्डन लायन ऑक्शन में होगी। एम की बातें सुनकर चेन म्यू ने कुछ देर सोचा। चेन म्यू ने जिस बारे में सोचा वह सुरक्षा के मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं था। असल में जब उनके पिता अर्ल आर्थर ने एम को यह काम सौंपा था तो उन्होंने ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के बारे में जरूर सोचा होगा। हालांकि चेन म्यू को पता था कि उनकी सुरक्षा को खतरा होने की संभावना नहीं है, फिर भी उन्हें ध्यान से सोचना था। आखिरकार असलियत कोई सिमुलेशन नहीं है और उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही है। मुझे इस बारे में सोचने दो। नीलामी से 3 दिन पहले मैं अपने पिता के पास जाकर अपने विचार बताऊंगा। चेन म्यू ने सीधे सहमति जताए बिना कहा, लेकिन कहा कि वापस जाकर इस बारे में सोचो। जाहिर है यह कोई असली बात नहीं थी। सच कहूं तो चेन म्यू हर समय हवेली में रहकर थोड़ा बोर हो गया था। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन असल में वे वापस जाकर सिम्युलेटर का इस्तेमाल करके पहले रास्ता देखना चाहते थे। अगर खतरा है तो उस पर टिके रहना स्वाभाविक है। अगर कोई खतरा नहीं है तो ज्ञान हासिल करना बुरा नहीं है। चेन म्यू की बातें सुनकर एम ने सिर हिलाया और यह जवाब उसकी उम्मीद के मुताबिक था। वह इस दौरान गोल्डन लॉयन परिवार के साथ क्या हुआ इसकी जांच कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ अंदरूनी जानकारी भी पता है। एम को अलविदा कहने के बाद चेन म्यू छोटे से घर में अपने कमरे में लौट आया। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन म्यू ने अपने सामने ट्रांसपेरेंट लाइट के पर्दे के सिमुलेशन टाइम के कॉलम पर अपना ध्यान लगाया। क्योंकि उसने रास्ता जानने के लिए सिम्युलेटर का इस्तेमाल करने का फैसला किया था, इसलिए चेन म्यू को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। आखिरकार अगर वहां सिमुलेशन की संख्या रखी जाएगी तो वहां कोई बच्चा नहीं होगा। अब उन्होंने यह भी कंफर्म कर दिया है कि सिमुलेशन की संख्या को सुपरइम्पोज किया जा सकता है, इसलिए वे जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप लाइव सिमुलेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं? हाँ, जैसे ही चेन म्यू ने मन ही मन हाँ में जवाब दिया, काले अक्षरों का एक बड़ा ब्लॉक उभरने लगा। चेन म्यू ने अपना ध्यान अपने सामने इस सिमुलेशन को दिखाने वाले काले अक्षर पर केंद्रित किया। लाइव सिमुलेशन चालू कर दिया गया है।
क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। 17 साल नीलामी की खबर सुनने के बाद आपने आखिर में मना नहीं किया और अपनी जानकारी बढ़ाने का फैसला किया। आपने बहुत सारे खजाने देखे हैं और आपकी नजर बहुत बेहतर हुई है। नीलामी में एक चीज एक साधारण कांसे की चाबी है। यह लॉट काले कपड़े पहने एक आदमी ले गया। आपको लगता है कि वह आदमी थोड़ा अजीब है, लेकिन आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस साल आपकी हत्या नहीं हुई है। आपके पिता अर्ल आर्थर ने आपको बताया कि ब्लैक क्लॉथ सीकर्स के सदस्य गायब हो गए हैं और गोल्डन लायन परिवार के खिलाफ उनकी योजना रुक गई है। 19 साल की उम्र हमेशा की तरह प्रैक्टिस करते हुए आपने इस साल के हंटिंग डे में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार हंटिंग डे की अध्यक्षता नेलियन लिलिथ ने नहीं की। आप थोड़े निराश हैं, लेकिन आपके मन में कोई और भावना नहीं है। आखिर औरतें ही आपकी तलवार खींचने की स्पीड पर असर डालेंगी। 20 साल की उम्र हमेशा की तरह प्रैक्टिस, इस साल कुछ खास नहीं हुआ। उम्र 23 हमेशा की तरह प्रैक्टिस करो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक इलाका तय किया है और तुमने एक अर्ल की बेटी से शादी की है। 25 साल की उम्र आपने गोल्डन लायन की सीक्रेट दवा के लिए गंभीर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है और सांस लेने की प्रैक्टिस बहुत धीमी हो गई है। आप प्रैक्टिस के लिए पोषण इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपने अपने पिता को अपने विचार बताए हैं। आर्थर अर्ल आपको बताएंगे कि वह सांस लेने के लिए उपयोगी पोषण पर ध्यान देने में आपकी मदद करेंगे। 28 साल की उम्र आपके बड़े भाई अर्ल का पद पाने के लिए वापस आए और उसी साल आपकी पहली बेटी का जन्म हुआ और आपने राज्य घूमने का फैसला किया। 30 साल की उम्र राज्य की यात्रा से लौटते हुए उसी उम्र में आपके पहले बेटे का जन्म हुआ। आपने एक छोटा सा इलाका चलाना शुरू किया और आप अभी भी जीवन के बीज उगाने के लिए दिन ब दिन सांस लेने के तरीके को बेहतर बना रहे हैं। 32 साल की उम्र आपके सबसे बड़े भाई निकोला वीजली आपके लिए दवा की एक बोतल लाए थे और जब आपने इसे लिया तो आपने पाया कि जीवन का बीज बहुत बढ़ गया था। 35 साल ग्रैंड ड्यूक गोशावक ने लॉर्ड वॉर शुरू किया। आपके भाई ने गोल्डन लायन परिवार को लीड करके ग्रैंड ड्यूक गोशावक के कैंप में शामिल किया। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की और उनका इलाका बढ़ गया। आपके भाई को राज्य ने मार्क्विस का टाइटल दिया, जिसे गोल्डन लायन का मार्क्विस कहा जाता है। गोल्डन लायन परिवार और भी ज्यादा ताकतवर है। 40 साल आपके बड़े भाई निकोला वीजली शाही परिवार में शामिल हुए, आपको मार्क्विस का टाइटल मिला और आपके दूसरे बेटे का जन्म भी उसी साल हुआ। 42 साल की उम्र आपकी ताकत अपने पीक पर पहुंच गई है और पूरा गोल्डन लायन परिवार आपके हाथों में फल फूल रहा है। 45 साल की उम्र आपके पास पूरे परिवार के लिए रिसोर्स सप्लाई है और आप अभी भी एक महान नाइट नहीं बन पाए हैं, लेकिन आपके कंट्रोल में 4 महान नाइट हैं और इन चारों को आपने एपोकैलिप्स के 4 हॉर्समैन नाम दिया है। 46 साल हालांकि आपके पिता पर्दे के पीछे अकेले रहते थे, फिर भी उन्होंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इस साल वे एक महान शूरवीर बन गए और पूरे परिवार ने जश्न मनाया। 50 साल की उम्र आप अभी भी एक फॉर्मल नाइट के दायरे में हैं, लेकिन आप फॉर्मल नाइट के टॉप पर पहुंच गए हैं और आपने अनगिनत नाइट स्किल्स में महारत हासिल कर ली है जो एक महान नाइट के बराबर हैं। 51 साल लॉर्ड वॉर शुरू हो गया है। पहले के उलट इस बार लॉर्ड वॉर आपके कंट्रोल में है। पर्दे के पीछे बड़े नाइट्स हैं। गोल्डन लायन परिवार हर तरफ से कुचला जा रहा है। आपने बिना सोचे समझे बेगुनाह लोगों को नहीं मारा। अनगिनत परिवारों को गोल्डन लायन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया। 53 साल आपको राज्य ने ड्यूक का टाइटल दिया। आप गोल्डन लायन के ग्रैंड ड्यूक बन गए, किंगडम काउंसिल में शामिल हो गए और पूरा डोंगे प्रांत गोल्डन लायन परिवार के इलाके में आ गया। 55 साल की उम्र आपने जादूगर का रास्ता खोजना शुरू किया। आपको कई जादूगर प्रशिक्षु मिले और अनगिनत तोहफे दिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ध्यान सीधे तौर पर नहीं सिखाया जा सकता। अगर आप ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको जादूगर महाद्वीप जाना होगा। असल में राज्य के सभी जादूगर प्रशिक्षु जादूगर महाद्वीप से वापस आए। 60 साल इस समय गोल्डन लायन परिवार आपके हाथों में राज्य के सबसे बड़े परिवारों में से एक बन गया है और ग्रैंड ड्यूक गोशाक भी गोल्डन लायन परिवार जितना शक्तिशाली नहीं है। 62 साल की उम्र आपने ड्यूक का टाइटल अपने सबसे बड़े बेटे ज्यूस वीजली को दिया। 32 साल की उम्र में ज्यूस पहले से ही एक असली महान नाइट है। 65 साल की उम्र आपका शरीर पहले से ही थोड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन आप अपने पिता, पत्नी और बेटे के विरोध के बावजूद जादुई महाद्वीप की नाव पर चढ़ गए। 66 साल की उम्र आप लकी हैं। आप विजार्डिंग कॉन्टिनेंट में सक्सेसफुली आ गए हैं, जो सेकेंडरी कॉन्टिनेंट से 2 कॉन्टिनेंट दूर है। 67 साल की उम्र आप मर चुके हैं। आप एक 3rd लेवल विजार्ड अप्रेंटिस द्वारा छोड़ी गई जीरोरिंग विचक्राफ्ट और फ्लेम टेक्निक से जलकर राख हो गए हैं। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक। यह चेन म्यू ने तुरंत दायरे या तकनीक को रखने का फैसला नहीं किया, इसलिए चेन म्यू को पहले इस सिमुलेशन को समझने की जरूरत थी। उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि नीलामी का रास्ता खोजने के लिए वह जो करना चाहते थे वह सबसे लंबे समय तक चलने वाला सिमुलेशन साबित होगा। इस सिमुलेशन में न केवल वह सपने में मारा नहीं गया, बल्कि वह किंगडम का ग्रैंड ड्यूक भी बन गया और आखिरकार विजार्डिंग कॉन्टिनेंट तक भी पहुंच गया। अगर सिमुलेटर एक गेम है तो इस सिमुलेशन का मूल्यांकन कम से कम S ग्रेड होगा। काले टेक्स्ट के गायब न होने का फायदा उठाते हुए चेन म्यू ने सिमुलेशन को फिर से देखा।
इस बार पीछे मुड़कर देखने पर चेन म्यू ने आखिरकार तितली को अपने पंख फड़फड़ाते हुए पाया। नीलामी में एक लॉट में एक साधारण कांसे की चाबी थी। यह लॉट काले कपड़े पहने एक आदमी ले गया। आपको वह आदमी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कांस्य कुंजी, क्या यह इस कांस्य कुंजी के कारण है? अगर इस सिमुलेशन और पिछले वाले में कोई अंतर है तो एकमात्र संभावना सिमुलेशन में बताई गई कांस्य कुंजी है। जब वह 17 साल का था तो फिर जो व्यक्ति कांसे की चाबी ले गया वह ब्लैक क्लॉथ्स गाइडेंस सोसाइटी का व्यक्ति है। क्या इस चाबी की वजह से ब्लैक क्लॉथ्स क्यूदाओ सोसाइटी ने गोल्डन लायन फैमिली को फिर से निशाना बनाया? इसलिए गोल्डन लायन परिवार बाद में फला फूला, चेन म्यू ने मन ही मन सोचा। अब उसे यकीन नहीं है, लेकिन उसके पास पक्का होने का एक तरीका है। राज्य को बचाओ। अपने दिल में ये 4 शब्द पढ़ने के बाद चेन म्यू ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसके सामने फिर से काले अक्षरों की एक लाइन दिखाई दी। क्या आप लाइफ सिमुलेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं? हाँ, वह अपने मन में इस अंदाजे को पक्का करने के लिए दूसरे सिमुलेशन का इस्तेमाल करने वाला था, और वैसे अपने मन में एक और अंदाजे को पक्का करने वाला था। PS रिकमेंडेशन टिकट मांगे, मंथली टिकट मांगे, जियाओबा को देखने दें कि कोई फॉलो अप कर रहा है या नहीं। यह बहुत साउथ है, पढ़ना जारी रखें। इस अध्याय का अंत अध्याय 23 आसमान छूती ताकत चैप्टर 23 ताकत बढ़ाना। आगे पढ़ने के लिए लाइफ सिमुलेशन चालू कर दिया गया है, क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। 17 साल की उम्र, आपने परिवार की नीलामी में हिस्सा लिया। नीलामी में एक छोटी सी कांसे की चाबी ने आपका ध्यान खींचा। आपके सबकॉन्शियस मन ने आपको बताया कि आपको इसे लेना ही होगा। हालांकि आप थोड़े अजीब थे, फिर भी आपने विलियम से यह चाबी लेने के लिए कहा। लॉट बिक गया। जरूर, काले कैरेक्टर्स का पहला पैराग्राफ देखकर चेन म्यू ने मन ही मन सोचा। असल में वह लंबे समय से यह देखना चाहता था कि सिमुलेशन में खुद को ऑर्डर देने से उस पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। अब चेन म्यू को यकीन हो सकता है कि असल में वह जो जानकारी अपने सबकॉन्शियस को देता है वह सिमुलेटर को बाईपास कर सकती है और सिमुलेशन पर ही असर डाल सकती है। चेन म्यू को नहीं पता था कि यह सिमुलेटर में कोई बग था। आपको पता होना चाहिए कि अभी सिमुलेशन में कांस्य चाबी की तस्वीर आखिरकार काले कपड़े पहने एक आदमी ने खींची, जिसके बारे में शक था कि वह ब्लैक क्लोथेड गाइडेंस सोसाइटी का है। लेकिन इस सिमुलेशन में चेन म्यू ने खुद ही उसके लिए तस्वीरें लीं। इस आइडिया को वेरीफाई करने के बाद चेन म्यू ने अगला सिमुलेशन गंभीरता से देखना जारी रखा। वह देखना चाहते हैं कि इस पूरी तरह से अलग शुरुआत की फाइनल सिमुलेशन दिशा कैसी दिखेगी। इस साल आपने अनगिनत हत्याएं देखी हैं और ब्लैक क्लॉथ्स सोसाइटी के काम बहुत ज्यादा पागलपन वाले हो गए थे। सबसे खतरनाक सोसाइटी ने तो अप्रेंटिस जादूगरों को भी मार डाला था, लेकिन आपके पिता अर्ल आर्थर ने आपकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा की और आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। जानलेवा खतरा। 19 साल आपने पिछले 2 सालों में उस ब्रॉन्स्की को स्टडी किया है, लेकिन आपको उसमें कुछ खास नहीं लगा और आपने ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के क्रेजी बिहेवियर को इस मामूली ब्रॉन्स्की से नहीं जोड़ा। 20 साल की उम्र, सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस में अब कोई सुधार नहीं हुआ है और सीक्रेट दवा लेने का असर बहुत बुरा है, इसलिए आप सांस लेने के तरीके की प्रैक्टिस बंद कर देते हैं और कुछ दूसरे नाइट स्किल्स की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। 23 साल की उम्र, हमेशा की तरह आपके पिता ने आपको शादी के लिए मनाया, लेकिन आपने मना कर दिया। 25 साल की उम्र, आपके पिता अर्ल आर्थर ने आपको फार ईस्ट में एक इलाका दिया था। आप एक छोटे लॉर्ड बन गए और ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड की हरकतें फिर से शांत हो गईं। 1 साल से उन्होंने आपकी हत्या नहीं की है। 26 साल की उम्र, आप मर गए, सपने में मर गए, जादू टोने से मर गए। सिमुलेशन खत्म हो गया है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक। यह फिर से वापस आया और फिर भी 26 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। चेन म्यू ने भौहें चढ़ाई और इस बारे में सोचा। अब वह पक्का हो सकता है कि ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी का एक्शन सच में उस ब्रॉन्स्की से जुड़ा है। यह सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी का टारगेट ब्रॉन्स्की है। चेन म्यू को नहीं पता कि इस नीलामी में दिखाई देने वाली कांस्य चाबी के बारे में ब्लैक क्लॉथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के सदस्यों को पहले से पता था, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि वे मिले, इसलिए उन्हें इस नीलामी में जाना पड़ा। सिमुलेशन से पहले वह खुद से कहता रहा कि ब्रॉन्स्की बहुत जरूरी है, लेकिन सिमुलेशन में उसने ब्रॉन्स्की ले ली। लेकिन सीधे तस्वीरें लेना साफ तौर पर मंजूर नहीं है, क्योंकि ब्लैक क्लोथ्स क्यूदाओ सोसाइटी अभी भी टारगेट पर लॉक है। सिमुलेटर में असल में उसकी सारी यादें नहीं हैं। अगर सिमुलेटर में चेन म्यू की सारी यादें थीं, तो उसे खुद ऑक्शन लेने के बजाय ऑक्शन के इंचार्ज से लॉट कैंसिल करने के लिए कहना चाहिए था। चेन म्यू ने अपने दिमाग में इन कई सिमुलेशन की प्रक्रिया को सुलझाया और फिर उन्हें एक साथ जोड़ दिया। अब वह इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि यह नीलामी पहले नहीं होनी चाहिए थी। अगर यह नीलामी प्लान की गई थी, तो ब्लैक क्लॉथ्स क्यूदाओ सोसाइटी को कुछ महीने पहले सिमुलेशन में ब्रॉन्ज की मिल गई होगी। तब निश्चित रूप से चेन म्यू की हत्या नहीं होगी। आखिरकार उन्हें जो चाहिए था वह तो मिल ही गया था। चेन म्यू को मारने का क्या मतलब है? यह ब्रॉन्ज की असल में क्या है?
इसने ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के लोगों को इतना पागल कर दिया कि उन्होंने कई सालों तक मुझे मारने का प्लान भी बनाया, चेन म्यू ने मन ही मन कहा। हालांकि दोनों सिमुलेशन से उसे कुछ साफ दिख रहा था, फिर भी वह धुंधला था। उदाहरण के लिए ब्रॉन्ज की असल में क्या है, और ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग दाओ सोसाइटी के लोग इसे इतना महत्व क्यों देते हैं? या फिर यह सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ब्लैक क्लोथ्स की दाओ सोसाइटी को ब्रॉन्ज की के बारे में पहले से पता चल गया था, या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? चेन म्यू उस समय इन बातों का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। कोई बात नहीं, यह नीलामी तो होनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे भी मैं मौके पर नहीं मरूंगा किसी भी तरह से। दोनों सिमुलेशन बताते हैं कि ऑक्शन ट्रिप सुरक्षित है। इस मामले में चेन म्यू के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसा करे। चेन म्यू ने अनगिनत विचारों को अपने दिल की गहराइयों में दबा लिया। आखिरकार नीलामी शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। आप चाहे जो भी सोचें, इसे देखने के लिए नीलामी साइट पर जाना बेहतर है। रिजर्वेशन तकनीक, यह विचार फिर से मन में आया। इस बार चेन म्यू ने मंत्र को रखने का फैसला किया। चेन म्यू के मन में अनगिनत यादें उभरने लगीं और अनुभवी चेन म्यू ने इन यादों को बहुत जल्दी समझ लिया। लगातार 2 सिमुलेशन से उसमें जो सुधार आया है वह बेशक बहुत बड़ा है। जल्दबाजी में दूसरा सिमुलेशन शुरू करने के कारण चेन म्यू को पहले सिमुलेशन से हुए फिजिकल बदलाव महसूस भी नहीं हुए। आपको पता होना चाहिए कि पहले सिमुलेशन में वह 67 साल तक जीवित रहे थे। हालांकि आखिर में वह महान नाइट नहीं बन पाया, लेकिन वह नाइट के पीक पर था। इसके अलावा उसने अनगिनत सीक्रेट दवाइयां और औषधियां ली हैं, और उसकी बॉडी बिना किसी शक के एक फॉर्मल नाइट की पीक है। नाम चेन म्यू, आत्मा 1.6, भौतिक 4.7, दायरा नाइट पीक, जादू टोना कोई नहीं, सांस लेने का तरीका गोल्डन लायन, सांस लेने का तरीका 173160 में निपुण 721600 422 800 371 800 234 400 377 400। सिमुलेशन की संख्या 0, फिजिक एट्रीब्यूट 3.6 से बढ़कर 4.7 हो गया है। हालांकि यह सिर्फ 1.1 की बढ़ोतरी है, लेकिन चेन म्यू में आया सुधार बहुत बड़ा है। दायरे वाले कॉलम में सबसे ऊपर का नाइट सब कुछ समझाने के लिए काफी है। यह सिम्युलेटर द्वारा सर्टिफाइड फॉर्मल नाइट का सबसे ऊंचा दायरा है। अगर सभी ऑफिशियल नाइट्स की बॉडी की गिनती की जाए तो चेन म्यू को यकीन हो सकता है कि ऑफिशियल नाइट्स की दुनिया में उनसे बेहतर बॉडी वाले लोग बहुत कम हैं। यहां तक कि आध्यात्मिक गुण में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। चेन म्यू ने अंदाजा लगाया कि यह दवा का असर होना चाहिए, क्योंकि वह मेडिटेशन नहीं करता था। दायरे में सुधार और खूबियों में भारी बढ़ोतरी की तुलना में मंत्रों को बनाए रखने का फायदा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह कुछ न होने से तो बेहतर है। आखिरकार दूसरे सिमुलेशन में वह केवल 26 साल तक ही जीवित रहे। अगर उन्होंने पहले सिमुलेशन में तकनीक को बनाए रखने का फैसला किया होता तो मौजूदा पैनल निश्चित रूप से अलग होता। लेकिन चेन म्यू के लिए तकनीक से ज्यादा जरूरी है दायरा। तो अगर यह बात न होती कि सिमुलेशन में दायरे को बहुत ज्यादा बेहतर नहीं किया गया था, तो चेन म्यू असल में दायरे को बनाए रखना चाहते थे। बेशक इन दोनों में से हर एक के अपने फायदे हैं। आखिरकार चाहे दायरा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर आप किसी भी स्पेल नाइट स्किल्स में माहिर नहीं हैं, तो दुश्मन का सामना करते समय आप दूसरों से तबाह हो जाएंगे। इन 2 सिमुलेशन में चेन म्यू की ताकत आसमान छू गई, ऐसा कहा जा सकता है। चेन म्यू को लगा कि अभी का हिम पहले वाले हिम में से 5 को हरा सकता है। कृपया फॉलो अप करें इस अध्याय का अंत चैप्टर 24 गोल्डन लायन ऑक्शन हाउस और ब्रॉन्ज की चैप्टर 24 गोल्डन लायन ऑक्शन और ब्रॉन्ज की और पढ़े जैंग जाकर, और जानना भी अच्छा है। इस बार एम ऑक्शन होस्ट करेगी और विलियम तुम्हारे साथ जाएगा। अर्ल आर्थर चेन म्यू की पसंद से हैरान नहीं थे। उन्हें यह भी पता था कि उनका सबसे छोटा बेटा हाल ही में हवेली में रहकर थोड़ा बोर हो गया था। अर्ल आर्थर के अनुसार पिछले कुछ महीनों में विरी पहले से काफी बदल गया है। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मां की मौत से उबरकर ऐसा इंसान बन गया हो जो खाली नहीं रह सकता। चेन म्यू की मां यानी उनकी पत्नी के बारे में सोचते हुए अर्ल आर्थर की आंखें थोड़ी उलझ गईं। पिताजी, क्या हमारा परिवार हर साल नीलामी करता है? चेन म्यू ने पूछा। क्या यह सच है कि असली मालिक की याद में नीलामी नहीं थी? बड़े ऑक्शन हर साल नहीं होते, और यह नॉर्मल है कि आप उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आपको पता नहीं होता। गोल्डन लायन ऑक्शन हाउस हर महीने छोटी नीलामी करता है, और बड़ी नीलामी आमतौर पर हर 3 साल में होती है, और इस साल इसे आगे बढ़ाया गया था। चेन म्यू का सवाल सुनकर अर्ल आर्थर ने कहा। जहां तक जल्दी नीलामी के कारण का सवाल है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, और चेन म्यू ने भी नहीं पूछा। पिताजी, क्या इस नीलामी में शामिल चीजों की कोई लिस्ट है? मैं पहले उसे देखना चाहता हूं। हाँ, यह एम का इंचार्ज है। अगर आपको इसमें दिलचस्पी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। चेन म्यू की बातें सुनकर अर्ल आर्थर को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने आराम से जवाब दिया। 10 दिन देखते ही देखते बीत गए। नीलामी से पहले आखिरी दिन चेन म्यू और विलियम फार ईस्ट में गोल्डन लायन ऑक्शन हाउस आए। गोल्डन लायन ऑक्शन हाउस एक बड़ा ऑक्शन हाउस है जिसका मालिक गोल्डन लायन परिवार है। ऑक्शन हाउस का आर्किटेक्चरल स्टाइल कुछ हद तक यूरोप में मिडिल एज में चेन म्यू की पिछली जिंदगी के आर्किटेक्चरल स्टाइल जैसा है। इस तरह के आर्किटेक्चर की खासियत है इसकी भव्यता, जिसमें बड़े पैमाने पर सजावटी सजावट होती है। बाहर से देखने पर ऑक्शन हाउस एक बड़े पिंजरे जैसा दिखता है।
पूरे ऑक्शन हाउस में 3 ऊपर और नीचे की मंजिलें हैं जो सभी मार्बल और ग्रेनाइट से बनी हैं, जिससे एक अनोखा माहौल बनता है। ऑक्शन हाउस के बाहर की दीवारें बहुत सुंदर नक्काशी और नक्काशी से सजी हुई हैं, जो दूर से देखने पर ही काफी महंगी लगती हैं। मौजूदा चेन म्यू गोल्डन लायन परिवार की शान जानते हैं। हो सकता है कि इन्हें अभी का गोल्डन लायन परिवार अकेले न बना पाए। नीलामी घर में प्रवेश करें। बाहर से दिखने वाली चमकदमक की तुलना में ऑक्शन हाउस का अंदर का हिस्सा न सिर्फ खुला खुला है बल्कि और भी ज्यादा शानदार है। ऑक्शन हाउस का इंटीरियर डिजाइन बहुत ही शानदार है, जिसमें बहुत सारी नक्काशी और म्यूरल हैं और सिर के ऊपर एक बहुत ही सजावटी छत है। ऊंची छतों पर एंटीक झूमर लगे हैं। पहली मंजिल के बीच में एक बड़ा ऑक्शन पोडियम है। नीलामी में भाग लेने वालों के बैठने के लिए पोडियम के चारों ओर कई सीटें हैं। यह बड़े पैमाने पर नीलामी ऑक्शन हाउस की पहली मंजिल पर हुई। ऑक्शन हाउस की दूसरी और तीसरी मंजिल पर स्टेज, कॉन्सर्ट हॉल, आर्ट शोरूम और छोटे बॉक्स हैं। यह नीलामी में भाग लेने वालों के लिए सराहना करने, अध्ययन करने और आराम करने की जगह है। गोल्डन लायन ऑक्शन हाउस को आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। यहां तक कि चेन म्यू भी इसमें कोई गलती नहीं निकाल सका। दूसरी मंजिल पर एक छोटे से बक्से में एम ने चेन म्यू को एक लिस्ट दी। मास्टर, यह ऑक्शन आइटम की लिस्ट है जो आप चाहते हैं और इस ऑक्शन के सभी आइटम इसमें हैं। यह देखकर कि चेन म्यू को लिस्ट मिल गई है और वह उसे ध्यान से पढ़ने लगा है, एम का इरादा चेन म्यू को परेशान करने का नहीं था और वह विलियम से धीरे से बात करने के लिए एक तरफ चला गया। दूसरी ओर चेन म्यू ने इस नीलामी के लिए आइटम की लिस्ट पर ध्यान दिया। हर लॉट को ध्यान से देखें ताकि कोई कंटेंट छूट न जाए। यह पाया वह चेन म्यू की उम्मीदों पर खरा उतरा और लिस्ट में एक लॉट बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह ढूंढ रहा था। लॉट नंबर 40 नंबर ब्रॉन्ज की इंट्रोडक्शन। इसकी उम्र पता नहीं है और यह बहुत पहले की है। इसका डिजाइन और कारीगरी बहुत बढ़िया है। इसमें अनजान कैरेक्टर और पैटर्न हैं और इसकी कलेक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा है। अनुमानित कीमत 500 सोने के सिक्के या बिना बिके। हाँ, यह कांस्य कुंजी है। यह जानकारी पढ़ने के बाद चेन म्यू को यकीन हो गया कि यह वही ब्रॉन्ज चाबी है जिसे वह ढूंढ रहा था। आखिरकार इस लिस्ट में कोई और कीज नहीं है। सिर्फ टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से ही लगता है कि यह ब्रॉन्ज की चाबी कुछ खास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह एक आर्ट का काम है जिसमें थोड़ी कलेक्शन वैल्यू है और अनुमानित कीमत ज्यादा नहीं है, जो इस लिस्ट के दूसरे लॉट के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अनसोल्ड होने की भी संभावना है। ऐसा लगता है कि गोल्डन लायन परिवार ने बस एक रैंडम नंबर बना लिया है। लेकिन चेन म्यू, जो 2 सिमुलेशन से गुजर चुके थे, जानते थे कि यह चाबी ब्लैक क्लोथ्स सीकिंग डाउ सोसाइटी का लक्ष्य थी। जब चेन म्यू को पता चला कि वह क्या ढूंढ रहा है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एम को धीरे से बुलाया। योर एक्सेलेंसी एम, मुझे इस ब्रॉन्ज की में बहुत दिलचस्पी है। क्या आप ऑक्शन कैंसिल करके इसे रख सकते हैं? चेन म्यू की बातें सुनकर एम को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने चेन म्यू के हाथ में लिस्ट ली, लॉट 42 को देखा और पाया कि वह न तो कीमती था और न ही खास। हालांकि वह इस बात से थोड़ा हैरान था कि चेन म्यू को इस चाबी में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, फिर भी उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। गोल्डन लायन परिवार के दूसरे युवा मास्टर के रूप में चेन म्यू को अभी भी यह विशेषाधिकार प्राप्त है। एक पीस की तो बात ही छोड़िए, अगर कुछ आइटम वापस भी ले लिए जाएं तो भी एम मना नहीं करेगी। आखिर ऊपर दिए गए सभी आइटम गोल्डन लायन परिवार के हैं।